तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 10th के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपका मेरे प्यारे बच्चों, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है बेसिक मैथमेटिक्स का, उसका अपन पूरा सॉल्यूशंस करने वाले हैं इस वीडियो को। तो अगर आप चाहते थे कि एक अच्छे चैनल पे एक अच्छा सॉल्यूशंस मुझे ऑफिशियल सीबीएसई का पेपर का मिल जाए, तो बच्चे लोग आप सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो के अंदर हम पूरा आपका ये सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जो बेसिक्स का सीबीएसई ने ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो दिया है बेसिक का वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देख लेना। वहाँ पे मैं सारे सॉल्यूशंस आपको करवा दूंगा, और इस सारे सॉल्यूशंस की जो ये पीडीएफ होगी जिसमें मैं लिखूंगा और जो भी होगा ये सब कुछ आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन चैनल में मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अपना चैनल है, इस पर ज्वाइन हो जाना आप लोग। लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके सीधा क्लिक करना और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। 526 मेंबर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे, तो यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पे नए आए हो, पहले बार आए हो चैनल पे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट कर देना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फटाफट आ जाइए। तो ये हमारी पीडीएफ है। चलिए, सबसे पहला सेक्शन ए का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज दिस एंड दिस, जहाँ पे एक्स एंड वाई प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ क्या होगा ए एंड बी का। अब आपको पता है, देखो बच्चे लोग, आपको क्या दे रखा है भैया, ए दे दिया हमें कितना एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, भैया बी दे दिया हमें कितना एक्स वाई क्यूब। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है भैया। तो एचसीएफ निकालना है, तो देखो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कितना आएगा भैया। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसमें लोएस्ट पावर लेते हैं। देखो एक्स की पावर कितनी है 3, एक्स की पावर कितनी है 1, तो कौन सी लोएस्ट है भैया, एक्स की पावर 1। यहाँ पे देखो y की पावर 2, y की पावर 3, भैया सबसे छोटी पावर वाला कौन सा है, y की पावर 2। तो यही आपका आंसर होगा फाइनली फर्स्ट का। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है कि द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मुझे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर बताना। आप बोलोगे भैया 10 होता है। ठीक है, फिर आप बोलोगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भैया, आप बोलोगे 4 होता है। भैया कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर यही है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, और सबसे छोटा नंबर ये है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। हाँ भैया बात एकदम सही बोल रहे हो। तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो भैया एलसीएम निकाल लेंगे, इजी है भैया। देखो पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो, 2 5 5 1, फिर भैया इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 2 2 1। अब यार 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, भैया आप इस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, किन दोनों का, इन दोनों नंबर का। तो भैया एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 हुई। यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर कौन सी हुई भैया, 5 की पावर 1, मतलब इंटू कर दो 5, तो 2 की पावर 4 इंटू 5, आंसर कितना आ जाएगा भैया 20। तो ऑप्शन नंबर मार्क करके आ जाना सी। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए थर्ड पे क्या कहता है कि x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज। कुछ नहीं करते बच्चे लोग, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसमें बोला है कि x इक्वल टू 3 इसका एक रूट है। तो अगर x इक्वल टू 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो जैसे ही x की जगह आप 3 रखोगे, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा LHS बराबर RHS को। हाँ भैया, तो x बराबर 3 रख दो, तो देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस का 6 इक्वल टू 0। 9, ये माइनस का 6 जो एंडिंग में था इधर लेके आया, और ये हो गया माइनस का 6k इक्वल टू 0। ये बन गया 3 माइनस 6k इक्वल टू 0। ये बन गया 3 इक्वल टू 6k। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/6, विच इज़ 1/2। है क्या ऑप्शन में, है भैया। ऑप्शन नंबर बी मार्क करके आ जाना, हैप्पी बर्थडे करके आ जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 क्या होगा। एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। देखो कैसे, पहले बनाओ। ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन है। हाँ भैया एकदम सही है। अब बच्चे लोग आपको पता है y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ये x एक्सिस होती है, और y इक्वल टू -7 सपोज करो इधर का ही होगा, -7 y इक्वल टू ये -7 होगा। हाँ भैया, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन बना देंगे। हाँ भैया, अब मुझे एक बात बताओ, एक लाइन है ये, एक लाइन है ये दोनों लाइन पैरेलल्स होती है। हाँ भैया, तो पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन होता है क्या, नहीं भैया कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मार्क करके आ जाओगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे जाके सिर्फ डाउनलोड करनी है और कुछ नहीं करना। गौरव भैया को सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपका कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए या ये चाहिए तो मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है भैया, डी बराबर 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी की वैल्यू तो माइनस के एक्स है, और माइनस के एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये होगा के स्क्वायर 4। ए की वैल्यू आपके पास 2 गिवन है, सी की वैल्यू आपके पास के गिवन है, ये आ गया इक्वल टू 0। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 8 के बराबर 0। ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 8 के से के कट जाएगा तो के की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 8। देखो वैसे तो इसमें के की वैल्यू 2 आती है, एक के की वैल्यू आती है 0 और एक के की वैल्यू आती है 8। लेकिन बच्चे लोग जैसे ही अपन 0 लेंगे ना, तो देखो जैसे ही अपन 0 लेंगे के की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से ध्यान रखना, 0 ओनली, 4 ओनली, 8 ओनली, या 0 और 8। तो ऐसे क्या करेंगे, 0 और 8 लेंगे। क्यों बच्चा, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। जब आप इस के को के से काटते हो ना तो ये के बराबर 0 होता है, और ये के बराबर 8 आया। तो ये ऑप्शन नंबर डी एग्जाम में मार्क करके आ जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज के यूनिट्स देन के इक्वल टू। अब बच्चे लोग क्या कह रहा है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से के यूनिट है, तो के किसके बराबर होगा। अब आपको पता है किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट है कोई ना कोई, इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है ये बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना फॉर्मूला होता है भैया क्या, कि भैया डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होता है भैया, वो होता है मॉड्यूलस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। भैया कैसे पता, मेरी फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पे पिन हो रही होगी, देखना यहाँ कहीं दिख रही होगी। ये 30 मिनट की वीडियो, इसके अंदर सारे कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उसके अंदर मैंने बता रखा है, जाके देख लेना, कंसेप्चुअल क्लियर नहीं है तो, ठीक है। तो मॉड्यूलस वाई, अब वाई क्या होता है भैया, वाई होता है ये वाई कोऑर्डिनेट, कितना है 5। तो भैया मॉड्यूलस ऑफ 5, मॉड्यूलस ऑफ 5 का मतलब 5। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया 5। वही तो होगी के की, के यही तो होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच की यही तो डिस्टेंस के है, और के बराबर हमें पता है 5 है, तो आंसर आ गया 5, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इफ़ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, हमें ये 3 साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो कौन से ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे। देखो अगर ये सिमिलर है तो पक्का इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड ही होगी ये। हाँ तो देखो AB अपॉन में QR, तो देखो AB लास्ट की 2, QR इसकी भी लास्ट की 2। हाँ भैया एकदम सही बोले। अब देखो BC अपॉन में PR, भैया BC किधर है, ये देखो पहली और तीसरी, ये देखो भैया इधर भी पहली और तीसरी है PR। हाँ भैया ये भी कोरिस्पॉन्डिंग है। अब देखो यहाँ पे CA अपॉन PQ, भैया CA कौन सी है, ये पहली 2, PQ कौन सी है, ये पहली 2। भैया हाँ भैया ये तो तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड है, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी में आप देख लेना भले। देखो पहले क्या है, देखो इसमें देखो AB अपॉन QR है, हाँ भैया तो इधर देखो पहली 2 AB है, यहाँ पे पहली 2 PQ है, भैया होते ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी आप चेक कर लेना, इन चारों में से कोई नहीं बनेगा। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बस ऐसे चेक करना, एक एक नंबर के फर्जी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया। भैया एंगल एंगल तो होता है मुझे पता है, भैया साइड एंगल साइड भी होता है मुझे पता है, भैया ट्रिपल एंगल भी होता है मुझे पता है, लेकिन RHS कॉन्ग्रेंट होता है, सिमिलर नहीं होता है। एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन फिगर TP एंड TQ आर 2 टेंजेंट टू अ सर्कल। भैया TP एंड TQ 2 टेंजेंट दे रखी है, सेंटर O दे रखा है, POQ 110 दे रखा है, PTQ एंगल बताना है, ये वाला एंगल आपको बताना है। भैया कितना ईजी है, हमें पता है भैया कि जो एंगल POQ होगा उसमें हम ऐड करेंगे कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल PTQ। तो इन दोनों का सम भैया किसके बराबर आता है, 180 के बराबर आता है। तो यहाँ पे लिखो एंगल PTQ इक्वल टू 180। अब POQ तो आपको दे रखा है 110 डिग्री, ये एंगल आप निकाल लो इजीली 180। अब 180 से माइनस करोगे ये 110, तो एंगल PTQ कितना आ जाएगा भैया 70 डिग्री। आया कि नहीं आया, चमका कि नहीं चमका, चैट में बता देना कमेंट सेक्शन करके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मार्क करके आ जाओगे एग्जाम में भैया बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि cos A बराबर 4/5 है, तो tan A की वैल्यू कितनी होगी। भैया बहुत ही सिंपल है ये भी, cos A आपको दे दिया 4/5, cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। भैया एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे, सपोज करो ये भैया एंगल A है, ये B ले लो, ये C ले लो। हाँ भैया, भैया
एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और नीचे बेस होता है, तो बेस हमें गिवन है 4, हाइपोटेनियस गिवन है 5। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो परपेंडिकुलर आ जाएगी आपके पास 3। पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, बहुत ईजी, 3 आ जाएगी। हाँ भैया, हमें निकालना है भैया tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल रेफरेंस एंगल ए ही है, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर जो कि है 3, और नीचे बेस कितना दे रखा है 4। लो आंसर हो गया 3/4। कहाँ है ऑप्शन में, देख लो भैया, बी ऑप्शन है। ठीक है, बस ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कहता है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखो क्या कहता है बच्चे लोग, कि सपोज करो ये टावर है कोई ना कोई, ठीक है, ये इसकी शैडो है। देखो ये टावर है, ये उसकी शैडो है। हाँ भैया, तो सन का एलिवेशन मतलब आपसे ये थीटा पूछ रहा है। हाँ भैया, तो क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द टावर किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द शैडो के। अगर मैं टावर की हाइट मतलब इस ए बी सी, इस ए बी को मैं एच नाम देता हूँ और इस शैडो को मैं एक्स से लेट करता हूँ, तो मुझे क्या कह रहा है, जितनी टावर की हाइट है उतनी ही उसकी शैडो है। ये दोनों बराबर दे रखे हैं। मुझे एंगल पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो भैया देखो, ये एंगल ऑफ, ये थीटा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है भैया, टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या लिखोगे, एच अपॉन में एक्स। लेकिन भैया ये दोनों तो इक्वल है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एच की जगह एक्स लिख दूँ। हाँ भैया लिख दो। तो देखो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स कट गया, कितनी वैल्यू आ गई इसकी भैया, टेन थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो टेन थीटा इक्वल, 1 सेकेंड आया, 1 मिनट बस, चलो 1 सेकेंड आया ये करा के, तो थीटा यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट बस, चाय का टाइम हो चुका है, मैं आ रहा हूँ बस 1 सेकेंड के अंदर, चाय लेके आए, ठीक है। तो यार ये आ गई अपनी चाय, इसको पियेंगे अभी, फटाफट सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए यार आ जाइए फटाफट से। तो स्टैंडर्ड वालों बच्चों को मैं पहले बता देता हूँ, मैं डेली सैम्पल पेपर सॉल्व करता हूँ स्टैंडर्ड का, तो बेसिक का मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग बोलोगे जो अपलोड कर दूंगा बेसिक का, तो ठीक है। देखो ये हो गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे लोग, 45। आपको पता चल गया कैसे आई है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा भैया, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या कहता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। भैया हमें सिंपल फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, ये तो हमें पता है भैया। हाँ तो देखो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा भैया, साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करना है। चलिए नेक्स्ट पे क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। रेडियस सर्कल की किसके बराबर है, स्क्वायर के साइड की। तो मैं सपोज करो साइड ऑफ स्क्वायर को ए ले रहा हूँ, साइड ऑफ स्क्वायर जो है उसको मैं ए लेट कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल है उसको मैं आर लेट कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल है उसको मैं आर लेट कर रहा हूँ, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। हाँ भैया, तो क्या पूछा है, देन देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो, उनके पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है भैया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो कितना होता है भैया, देखो 2πr। हाँ अब रेशियो निकालना है, मतलब अपॉन करना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है भैया, 4a, मतलब 4 इंटू साइड। हाँ भैया एकदम सही है। तो देखो हमें बोला गया है आर और ए सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2πr अपॉन, इस नीचे वाले ए की जगह मैं आर लिख दूँ क्योंकि दोनों सेम है। हाँ भैया बात एकदम सही बोली है। तो आर से आर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ रहा है हमारा, π/2 आ रहा है, चेक कर लो है क्या ऑप्शन में, π/2 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट से। क्या कहता है कि एरिया ऑफ सर्कल इतना दे रखा है, रेडियस बता दो। भैया देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², कितना दे रखा है 154। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 154 अपॉन में पाई, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू 154, जैसे यहाँ पे 22/7 लिखोगे, ये 7 इधर चला जाएगा। हाँ भैया 2 से काटो 11, 2 से काटो 77, 11 से काटो 1, 11 से काटो 7, तो 7 7 जा 49, इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 49, तो आर की वैल्यू यहाँ से 7। इजी फीजी क्वेश्चन था, डन 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 डन। चैट में बताते रहना, ठीक है, बहुत ही अच्छा सैम्पल पेपर है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लग रहा है और समझाने का तरीका कैसा है अपने गौरव भैया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ डाइस थ्रोन वंस, जब एक डाइस को उछाला गया एक बार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4। देखो जब आप एक डाइस को उछालते हो तो आउटकम्स क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर आने की लेस देन 4। तो 4 से छोटे कितने इवन नंबर है, एक ही है भैया 2। ध्यान रखना लेस देन 4 बोला है, इसलिए 4 हम नहीं लेंगे। 4 के नीचे देखो सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 2। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए,
1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे भैया? टोटल 6 के 6 ही होंगे, तो 6 आंसर आ गया 1/6। हाँ कि ना? हाँ भैया समझ में आ गया, तो देख लो ऑप्शन में डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, क्लास दे रही है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लोअर लिमिट बतानी है मॉडल क्लास की। ठीक है भैया, आपको पता है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है इसके अंदर? भैया सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो ये रही 20, तो इसके सामने वाली तो मॉडल क्लास होगी, है ना? आपको पता है भैया, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली ही मॉडल क्लास होती है। तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी हुई भैया? भैया मॉडल क्लास हुई हमारी 15 to 20। अब इस मॉडल क्लास की हमें लोअर लिमिट बतानी है। भैया राइट हैंड साइड वाली तो अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट ये होती है 15। तो आंसर कौन सा मार्क करके आ जाओगे भैया? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन था। हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है कि ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दिस इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब क्या कह रहा है? द रेक्टेंगुलर शीट। अब एक रेक्टेंगुलर शीट है आपके पास, हाँ भैया, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 40 और ब्रेथ दे रखी है 22। अब इसको रोल्ड किया गया, ठीक है, तो क्या बोला? अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। अब होलो सिलेंडर बन गया मेरे प्यारे बच्चों, हमारी हाइट होगी उसकी 40 सेंटीमीटर, ऐसे रोल्ड किया गया, समझ गए हो ना? ऐसे रोल किया गया तो रेडियस कितनी होगी ये बतानी है। तो बच्चे लोग अगर हम बात करें क्या, देखो अगर इसको हम रोल्ड करते हैं, हाँ भैया रोल्ड किया, तो क्या चीज़ किसके इक्वल होगा, क्या आप बता सकते हो? ठीक है बच्चों, तो देखो जब आप किसी भी रेक्टेंगुलर शीट को ऐसे गोल गोल घुमा के एक सिलेंडर शेप में बना दोगे, तो बच्चे लोग हमेशा ध्यान रखना कि नीचे का जो सरकमफ्रेंस होगा उस बेस का, जब सिलेंडर बनेगा तो नीचे का जो सरकमफ्रेंस होगा वो किसके बराबर होगा भैया? वो ये वाली विड्थ के बराबर होगा। ये थोड़ा दिमाग लगाना। देखो आप क्या करोगे, इसको ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे सीट को घुमाओगे ना, तो इस नीचे का जो ये सरकमफ्रेंस बनेगा फिर सिलेंडर बन जाएगा। हाँ भैया, तो भैया यही तो घूमेगी, इतनी डिस्टेंस ही तो ये घूमेगी। हाँ भैया, तो भैया देखो जब आप इसको घुमाओगे तो जो सरकमफ्रेंस है किसका? सिलेंडर का, जो कि होता है 2πr। हाँ भैया, तो अपॉन में सिलेंडर का जो नीचे का जो बेस का सरकमफ्रेंस होता है वो किसके बराबर होगा भैया? वो इस विड्थ के बराबर होगा, 22 के बराबर। हाँ भैया समझ में आ गया। 2 से काट दो 11, आर की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन में 22/7, पाई की वैल्यू रख दोगे 11 2 जा, आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 इक्वल टू 3.5। आया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करके आ जाओगे भैया? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या कहता है, द कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास दे रही है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मीडियन क्लास बताना है। भैया मीडियन क्लास के लिए तो थोड़ा दिक्कत लगेगा। क्यों, कैसे निकालते हैं? देखो बच्चे लोग सबसे पहले तो आप क्या करो, इनको ऐसे अरेंज कर लो, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। ठीक है, फिर यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, 12, 10, 15, 8, 11। फिर आपको CF निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर मीडियन क्लास पूछा है तो। ये हो गई 12, 10, 22, ऐड करते जाओ, पता है ना CF कैसे निकालते हैं? 22 + 15 37, 37 + 8 45, 45 + 11 56। अब क्या करते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगी ये समीशन ऑफ FI, ये जो आखिरी नंबर आता है ना ये CF का, यही होती है। हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये आ गई इतनी। अब भैया इसका आधा करना होता है, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और कैपिटल N से 2 डिवाइड करना पड़ता है फिर। तो 56 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा भैया? 28 आया। हाँ भैया मैंने कहा एकदम सही। अब बच्चे लोग ये देखना पड़ता है कि ये जो 28 है ये CF के किसके बीच में आ रहा है? तो देखो आपको पता चलेगा इन दोनों के बीच में आ रहा है ना? इन दोनों के बीच में आ रहा है, एक 22 और एक 37 के बीच में हमारा 28 आ रहा है। तो बच्चे लोग ये जो 37 है इसके सामने वाला क्या होता है भैया? हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। और इसके फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाली हमारी जो क्लास होती है ये हमारी मीडियन क्लास होती है। क्या होती है? मीडियन क्लास। तो देयरफॉर मीडियन क्लास कितनी हो गई भैया? 12 से 18। यही तो आंसर होगा, देख लो ऑप्शन में होगा बी ऑप्शन। आ गया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना बच्चे लोग, कि द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है 0,4 लाइज करता है वाई एक्सिस पे। हाँ भैया ट्रू होता है, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो जिसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। हाँ भैया सही बोला। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। क्या एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस पे 0 होता है? यस भैया ये भी ट्रू है भैया।
ये भी ट्रू है। अगर सपोज करो ये वाई एक्सिस थी तो हर जो भी पॉइंट इस वाई एक्सिस के ऊपर होगा यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा। हाँ भैया बात एकदम सही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो भैया कि एसेसन ट्रू है, मतलब एसेसन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेसन का? तो देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, रीज़न क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेसन का? तो यस भैया एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों भैया? क्योंकि देखो ना, ये भी यही कह रहा है कि पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है। कैसे पता किया हमने कि भैया एक्स कोऑर्डिनेट 0 है? तो ये भी तो ये कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस पे 0 होता है। हाँ भैया, तो भैया एकदम ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए मार्क करके आ जाओगे इस केस में। हाँ भैया समझ गए हम। नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। 20 क्या कहता है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 5 है, उनका प्रोडक्ट इतना है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इतना है, तो एलसीएम 40 होगा। चेक कर लेते हैं भैया। देखो देखो बच्चे लोग, हमें एक फॉर्मूला पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किन्हीं भी दो नंबर का किसके बराबर होता है? उन्हीं के दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो एलसीएम एचसीएफ दे रखा है आपको 5, एलसीएम अपन निकाल लेंगे और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको दे रखा है कितना? 150। तो यहाँ पे आ जाओ 150 लिख दो। 5 से काटोगे आंसर तो 30 आ रहा है। हमारा तो एलसीएम कितना आया भैया? हमारा एलसीएम आया 30। हाँ भैया, लेकिन भैया ये तो कह रहा है 40 आएगा। कैसे आएगा 40? नहीं, तो हमारा एसेसन तो फॉल्स हो गया। रीज़न देखो क्या कहता है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। यस भैया, ये देखो ये हमने फॉर्मूला अभी लिखा था। हाँ भैया एकदम ट्रू है। भैया रीज़न तो ट्रू है, एसेसन फॉल्स हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होता है भैया जहाँ पे एसेसन फॉल्स होता है? ऑप्शन नंबर डी मार्क करके आ जाना। सिंपल था। हाँ भैया सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कैसे चेक करते हैं बच्चे लोग? सबसे पहले अपन निकालेंगे a1 अपॉन में a2। भैया a1 क्या होता है? पहली वाली लीनियर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट जो कि 3, और a2 क्या होता है? दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। कितना आया इसका आंसर? 1/2। अब निकालो b1 अपॉन b2। b1 क्या होता है भैया? ये y का कोफिशिएंट पहली वाली का। b2 क्या होता है? y का कोफिशिएंट दूसरी वाली का। तो यह है 2 - 4। इसका मतलब इसका आंसर है -1/2। तो ध्यान से देखो बच्चे लोग कि जो a1 अपॉन a2 है वो नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2। हाँ भैया, तो भैया इस केस में जो लाइन्स होती है वो हमारी लाइन्स होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कौन सी लाइन होती है इस केस में भैया? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। हाँ भैया, और भैया हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो होती है वो हमारी कंसिस्टेंट लाइन्स होती है। क्या होती है? कंसिस्टेंट। हाँ भैया, तो भैया हो गया ना, आंसर आ गया, कंसिस्टेंट है। ठीक है, बस ऐसे ही चेक करना होता है छोटे छोटे क्वेश्चन से यार। देखो अब नेक्स्ट क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर ये देखो ए बी जो है पैरेलल है किसके? सी डी के। पैरेलल है ई एफ के, मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल दे रखी है। तो प्रूव करना है ए ई अपॉन ई डी दिस अपॉन दिस, बी एफ अपॉन एफ सी दिस अपॉन दिस। भैया बहुत ही ईजी है। मैंने कहा कैसे? आपको कुछ नहीं करना है बच्चे लोग। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, डी को बी से ज्वाइन कर दोगे। ई को ज्वाइन कर देना। हाँ भैया ज्वाइन कर देंगे। आप हटा क्यों नहीं रहे हो भैया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनने दो यार। टेक्नोलॉजी हमारे पास, आईपैड है तो थोड़ा इस्तेमाल करने दो उसका। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दोगे। हाँ भैया, अब देखो बच्चे लोग हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चा कि इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे। ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल दिख रही हो? हाँ भैया, हमें पता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। हाँ भैया, तो भैया अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये इतनी सी लाइन भी तो इस लाइन के पैरेलल होगी ही होगी। हाँ भैया बात एकदम सही बोल रहे हो। तो आप क्या करो, इसको दे दो कोई जी नाम दे दो। ठीक है, दे दिया इसको जी नाम। हाँ भैया, तो अब देखो अगर बच्चे लोग ये लाइन, ये वाइट पेन से कर दिया, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो मैं इस ट्राइंगल डी ए बी के अंदर बीपीटी लगा सकता हूँ। लगा सकते हो भैया। कैसे भैया? देखो जब आप बीपीटी लगाओगे तो कैसे लगाओगे? यहाँ से लगाओगे। देखो ए ई अपॉन में ई डी, ऐसे लगाओगे। ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर होगा भैया? बी जी अपॉन में जी डी। क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से भी नीचे से स्टार्ट करेंगे। बी जी अपॉन में क्या है ये? डी जी। लिख दो बी जी अपॉन में डी जी। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। हाँ भैया, अब भैया दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाऊँ मैं? देखो हमें पता है बच्चे लोग क्या भैया कि ये पूरी लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है। हाँ भैया, तो भैया ये इतनी सी लाइन इस लाइन के भी पैरेलल होगी। हाँ भैया, तो भैया ये सी बी डी, ये ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, इसमें बीपीटी लगा दो। लगा दो भैया, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएगी। अब बीपीटी कैसे लगाओगे? बी एफ अपॉन में एफ सी किसके बराबर होगा? बी जी अपॉन में जी डी।
हाँ भैया, बात तो एकदम नक्की कर रहे हो। तो देखो, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं बच्चे लोग, आपको समझना ज़रूरी है। सैम्पल पेपर को लिख तो आप सकते हो, ये सारी लैंग्वेज आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो देखना, प्यार से समझना यार, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, जब ये जी एफ पैरेलल है डी सी के, तो बच्चे लोग क्या करोगे, बाय बी पी टी क्या लिखोगे, बी एफ अपॉन में एफ सी। तो देखो, बी एफ अपॉन में एफ सी किसके बराबर होगा, बी जी अपॉन में जी डी। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। हाँ भैया, अब भैया इन दोनों इक्वेशन में आर एच एस सेम है, तो इसका मतलब भैया एल एच एस भी इक्वल होने चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या लिख सकते हो कि भैया ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर है, बी एफ अपॉन एफ सी। और ध्यान से देखो, यही हमें प्रूव करना था, ध्यान से देखो, यही हमें प्रूव करना था। तो ऐसे कर लेना, इजी होती है बच्चे लोग, बहुत ही ईजी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इन फिगर ए डी की वैल्यू 6 है। तो देखो, जो जो आपको गिवन है वो लिखते जाओ, फिगर में ड्रॉ करते जाओ। ए डी की वैल्यू 6 लिख दी, डी बी की वैल्यू 9 है लिख दी, ए ई की वैल्यू 8 है लिख दी, फिर ई सी की वैल्यू 12 है लिख दी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एंगल ए डी ई 48 डिग्री है, ये एंगल 48 डिग्री है। फाइंड एंगल ए बी सी। भैया ये एंगल बताना है, भैया कैसे बताएं, देखना ध्यान से, देखो अब ध्यान से सुनना। अगर बच्चे लोग मैं ए डी अपॉन डी बी करता, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे हटाता, ठीक है। देखो, अगर मैं ए डी अपॉन में डी बी करता, ध्यान से देखना आंखें खोल के, तो देखो भैया आप लिख रहे हो ए डी अपॉन में डी बी, कितना आता भैया, देखो ए डी की वैल्यू 6, इसकी 9, तो 3 से काटोगे 2/3 आएगा। हाँ भैया, अब बच्चे लोग ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ए ई अपॉन में ई सी निकाल रहा हूँ, कितना आता है ये चेक कर रहा हूँ। क्यों भैया चेक क्यों कर रहे हो, क्योंकि भैया मैं बीपीटी की मदद करना चाहता हूँ, बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो देखो, ए ई अपॉन में ई सी करो, कितना आएगा 8/12, जो कि होगा 2/3। तो ध्यान से देखो, इसकी भी वैल्यू 2/3, इसकी भी वैल्यू 2/3। इसका मतलब कि जितना मेरा ए डी अपॉन डी बी है, उतना ही मेरा ए ई अपॉन ई सी है। हाँ भैया, तो भैया हमने क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया कि इस ट्रायंगल का ए बी सी जो ट्रायंगल है, इसकी ये जो दोनों साइड है ए बी और ए सी, इसका रेशियो प्रोपोर्शनल इक्वल है। इसका मतलब ए डी अपॉन में डी बी किसके बराबर है, ए ई अपॉन में ई सी, ये तो हमने यहाँ पे बताया है। हाँ भैया, इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मदद से मैं कह सकता हूँ कि ये जो डी ई लाइन है ये बी सी के पैरेलल होगा। हाँ भैया एकदम सही है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी की मैं मदद लेके कर कह सकता हूँ कि डी ई जो होगी वो पैरेलल होगी बी सी के। हाँ भैया, बात एकदम सही है। अब बच्चे लोग, अगर ये डी ई इस बी सी के पैरेलल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जिसको अपन बोलते हैं। हाँ भैया, बात तो एकदम सही बोली। तो देयरफॉर एंगल ए डी ई किसके बराबर होगा, एंगल ए बी सी। रीजन क्या लिख दोगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए डी ई तो मुझे पता है कितना है, 48 डिग्री। तो ए बी सी भी कितना होगा भैया, 48 डिग्री। क्या यही एंगल निकालने को बोला था क्या एग्जामिनर ने? हाँ भैया, तो हो गया खत्म, ठीक है। चलिए देखो क्या कहता है बच्चे लोग क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से सुनना, ये टेंजेंट, ये सर्कल, हाँ भैया सर्कल बना दो, एक बार बना दिया। ये टेंजेंट, ये पॉइंट ए, ये हो जाएगा सेंटर ओ, ये हो जाएगी इसकी रेडियस, ये हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए, यही फिगर बनेगा। अब भैया ये तो 90 डिग्री होगा। हाँ भैया, अब वैल्यू किस किस की दे रखी है ये निकालो। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट पॉइंट ए से, जो टेंजेंट की ये लेंथ है, एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से इस पॉइंट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। हाँ भैया, तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 4 दे दी। अब भैया ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये इसको बी ले लो आप। हाँ भैया, भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ओ बी ए, पाइथागोरस थ्योरम निकाल दो। हमें क्या निकालने को बोला है, रेडियस ओ बी निकालने को बोला है, सिंपल। तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा भैया, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 26, ओ बी की वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, तो ओ बी को आर ले लो आप, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16,
तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 9 आएगी, आर की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी। आ गया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया। कोई डाउट? ना भैया कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, गौरव भैया से पढ़ के जा रहे हो। नेक्स्ट देखो भैया, इतना ईजी क्वेश्चन है, सबकी वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस 2, tan 45 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू क्या होती है जो sin 60 की होती है? वही √3/2 का स्क्वायर। हाँ भैया, √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस 2 माइनस का 3/4। हाँ भैया, अब भैया प्लस और माइनस ये तो कट जाएगा। हाँ भैया बात तो एकदम सही बोले। तो भैया हमारे पास क्या बचा फाइनली? 2 बचा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है? फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल जिसका एरिया जो है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडिया दिस एंड दिस। भैया एक बड़ा सर्कल है, हाँ, इसका जो डायमीटर है, हाँ, तो फाइंड द डायमीटर, इसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो क्या कहता है? जिसका एरिया मतलब इस सर्कल का जो ये एरिया है किसके बराबर है? इक्वल टू है 2 सर्कल के एरिया के बराबर, 2 सर्कल के एरिया के बराबर जिनकी हमें रेडियस दे रखी है, पहले की 40 और दूसरे की 9। ठीक है, तो भैया देखो कैसे करेंगे। भैया देखो, सपोज करो इस सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, इस सर्कल की रेडियस है R1, इस सर्कल की रेडियस है R2। तो भैया इस सर्कल का एरिया कितना होगा? πr²। किसके बराबर होगा? इस सर्कल का एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया। तो उसकी रेडियस R1 है तो πr1², ये हो जाएगा πr2²। अब यहाँ से निकलेगा कैपिटल R² इक्वल टू स्मॉल r1 और स्मॉल r2 का स्क्वायर का सम। हाँ भैया, तो ये R² की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो 40, 40 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? भैया 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताओ चैट में? 1600 प्लस R² मतलब R² कितना है? 9, R2 की वैल्यू 9 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो 81, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1681। हाँ भैया, अब भैया स्क्वायर कितना होता है? ये स्क्वायर किसका होता है ये देखना है। तो बच्चे लोग देखो कैसे निकालोगे। देखो भैया 40 का स्क्वायर तो 1600 हो गया। 81 1 किसका होता है? मतलब 41 का करो तो भैया 41 का देखो तो 1 4 4 16 1 8 6 8 हो गया। हाँ भैया एकदम सही बोले। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41। आया समझ में? बोलो आया समझ में? हाँ भैया समझ में आ गया। तो बच्चे लोग क्या हुआ देखो, अब हमें क्या निकालना है भैया? हमें आर नहीं पूछी उसने, रेडियस नहीं पूछी है, हमें उसने पूछा है कि डायमीटर कितना होगा इस बड़े वाले सर्कल का। तो भैया रेडियस 41 है तो इसकी डी कितनी आ जाएगी भैया? 2 इंटू कैपिटल आर, 2 इंटू 42 विच इज़ 82। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रखना दिमाग में। हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है भैया, देखो भैया एक सर्कल है, हाँ भैया सपोज करो ये सेंटर है भैया, ये हो गई कॉर्ड, ये हो गया एक ऐसे ज्वाइन कर दो। हाँ भैया, भैया ये एंगल कर रहा है 90 डिग्री है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। हाँ भैया, अब भैया हमें पूछा है एरिया, रेडियस अपन को दे रखी है 10, ठीक है, ये आर की वैल्यू ये 10 हो गई, ये 10 हो गई, ये 90 डिग्री होती है। एरिया बताना है माइनर सेगमेंट का, मतलब ये वाले सेगमेंट का एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है। तो मैं इसको थोड़ा कलरफुल करता हूँ, तो हमें ये वाले का एरिया बताना है माइनर सेगमेंट का। अब बताए कैसे, यही दिक्कत है। तो देखो बच्चे लोग, हमें पता है माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं। देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इसमें से माइनस करूँगा क्या? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। हाँ भैया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जब इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? ये वाला, तो क्या बचेगा मेरे पास पीछे? भैया ये वाला पार्ट ही तो बचेगा। मैंने कहा अब निकालो। भैया देखो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? भैया देखो ये जो सेक्टर है ये क्वाड्रेंट है। मैंने कहा कैसे पहचाना? क्योंकि भैया एंगल 90 दे रखा है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये क्वाड्रेंट ही है। हाँ भैया, तो भैया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं भैया? πr²/4। हाँ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। भैया ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सिंपल है, हाफ इंटू
बेस क्या लोगे भैया, ये ले लो बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस होगी ये वाली साइड, तो कॉर्ड जो होगी वो तो हाइपोटेनियस होगी, सिंपल सी बात है। ये होगी बेस, और ये ले लो परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या है, रेडियस ही है भैया, रेडियस ही है। हाँ भैया, और रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो इसका मतलब बेस भी हमारा 10 है और परपेंडिकुलर मतलब हाइट भी 10 दे रखी है। हाँ, तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, उसने बोला है 3.14 लेनी है। तो 3.14 इंटू रेडियस है 10, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में 4, पॉइंट हटाओगे इंटू 100 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो ये 100 से 100 गया। हाँ भैया, 2 से 5 गया। हाँ भैया, 2 से ये कितना जाएगा, 157। हाँ भैया, तो देखो 157 अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 10 भैया 50, तो कितना आएगा भैया, ये 157 एलसीएम लोगे, ये 100 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 57 अपॉन में 2, तो इसका फाइनली आंसर कितना आएगा, 2। हाँ भैया 8.5 इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एरिया है ना, तो एरिया की यूनिट क्या लगाओगे, स्क्वायर यूनिट होती है, देख लो सेंटीमीटर में गिवन है, तो इतना आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, हाँ भैया समझदार लोग, हम समझ गए। अब देखो बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चा कर सकता है, मैं सिंपली वे में बता रहा हूँ यार, बच्चा कर सकता है, इसको मैं क्या करूँ यार, इसका सॉल्यूशन करना है। एक आपको पता हो, मुझे पता है आपको आता है, और ये क्वेश्चन आप स्किप करोगे ही करोगे, बेसिक वाले क्या सारे बच्चे स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार कर लो, सिंपल मेथड है। मेरे नोट्स जाके देख लेना, टेलीग्राम पे नोट्स दे रखे हैं, उसमें मैंने बता रखा है इस आंसर को कैसे लिखोगे एग्जाम में, ताकि पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे रखा है पहले से ही। ठीक है भैया, तो ये वहाँ से कर लेना, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, हर बच्चे को पता है क्या होता है, कैसे √3 इरेशनल प्रूव करना होता है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब भैया एक पॉलिनोमियल दे रखा है 4s² माइनस का 4s प्लस 1, इसके जीरोस निकालने हैं। कैसे निकाले भैया, मिडल टर्म लगा दो। ठीक है, मिडिल टर्म के लिए क्या करना पड़ता है भैया, पहले ये जो s² का कोफिशिएंट है इसको इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 कितना होता है 4। अब मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये नंबर मिले, जिनको मैं एडिशन करूँ तो मुझे -4 मिले। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, तुम बता सकते हो क्या चैट में, दिमाग लगाओ थोड़ा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए 4, और माइनस मतलब प्लस करूँ तो -4 आना चाहिए। भैया आप लो -2 और -2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू -2 4 होता है, दोनों को ऐड करोगे तो -2 -2 -4 होता है। यस भैया, तो ये बन जाएगा देखो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1, 4 यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2s कॉमन आएगा, तो 2s -1 कॉमन लोगे 2s -1, तो यहाँ से 2s -1 एक इन दोनों से बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 2s -1 कॉमन आ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। डी जीरो आ रहा है इसका, देखना एक बार, डी जीरो आ रहा है क्या, डी की वैल्यू b² मतलब 16 माइनस 4, ए की वैल्यू 4 इंटू c1। यस भैया 16 माइनस 16, डी इसका जीरो आ रहा है, तो इक्वल आएगा। तो यहाँ से कितने आएगा, एस की वैल्यू दोनों सेम ही आएगी 1/2, और एस की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखना ध्यान से, क्या भैया देखो भैया, अब मुझे रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो मुझे पता है पहली होती है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और दूसरी होती है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। भैया अल्फा और बीटा क्या होते हैं, वो दो जीरोस होते हैं भैया पॉलिनोमियल के। हाँ, तो देखो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, तो ये 1/2 प्लस करना है ना, प्लस 1/2 किसके बराबर आनी चाहिए, -b/a। तो b कौन सा होता है भैया, b की वैल्यू ये होती है जो s के साथ होता है, तो कितना आ रहा है -4, देखो माइनस फिर ये -4। a की वैल्यू कितनी है भैया, a की वैल्यू है हमारी जो s² के साथ कोफिशिएंट होता है वो a होता है, वो होता है 4। तो देखो 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ 1 होता है, और ये भी 4/4 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर 1 हो गया। हाँ भैया, अब वो देख लो भैया, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू कितनी है देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 1, ए की वैल्यू कितनी है पॉलिनोमियल के अंदर 4, तो 1/4, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और ये भी 1/4 आ गया आंसर, सिंपल। हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। देखो द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 4 बैट्स एंड 1 बॉल इतने पैसे में, लेटर मतलब बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे, 2 बॉल खरीदी इतने रुपए में, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बहुत ईजी है, क्या करोगे भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच बैट को लेट कर लेते हैं x से,
फिर हम क्या लेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल कितनी है, वाई है। हाँ भैया, तो भैया एक बल्ले की प्राइस x रुपये है, तो 4 बल्ले की प्राइस कितनी होगी भैया, 4 इंटू एक्स। हाँ भैया, भैया एक बॉल की प्राइस y है, तो एक बॉल ही खरीदी थी, तो इसमें ऐड करो y। तो भैया ये जो टोटल अमाउंट, जो टोटल पैसा होगा, वही तो ये 2050 के बराबर आएगा। हाँ भैया, बात तो एकदम सही बोल रहे हो। तो यहाँ से बन गई हमारी ये पहली इक्वेशन। दूसरी भी सेम बना दो, 3 बल्ले खरीदे, एक बल्ले की प्राइस x, तो 3x। 2 बॉल खरीदी, एक बॉल की प्राइस y, तो 2y किसके बराबर होगा, 1600 के बराबर होगा। इसको दे दो दूसरी इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो। लेकिन भैया सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2y हो जाएगा इधर, और ये दोनों सेम हो जाएंगे। हाँ भैया, तो करके देखो, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये थी हमारी 4x + y = 2050। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा, तो देखो 8x, हाँ, प्लस का 2y, हाँ, ये हो गया 4100। हाँ भैया एकदम सही बोले। अब वो वाली इक्वेशन नंबर 2 को नीचे ला के लिख दो, 3x + 2y = 1600। क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड, साइन चेंज करो, सबका साइन चेंज करो, ये कट जाएगा, ये बचेगा 5x। अब देखो 4100 में से 1600 गए, तो पीछे कितने बचेंगे, देखो 2000, 2500 बचेगा पीछे। कितना बचेगा, 2500। 5 से काटोगे 500, तो x की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपये। हाँ भैया, अब जैसे ही x की वैल्यू इसमें रखोगे, y की वैल्यू निकाल लो। तो देखो 8 इंटू एक्स की वैल्यू 500, तो 500 इंटू 8 4000। हाँ भैया, प्लस 2y = 4100, तो 2y की वैल्यू यहाँ से 100 आ जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हर बल्ले की प्राइस, हर ईच बैट की प्राइस हमने x लेट की थी, x की वैल्यू 500 आई। इसका मतलब हर बल्ले की प्राइस है 500 रुपये, और हर बॉल की प्राइस है कितनी, y थी, y कितनी आ गई, 50 रुपये। ठीक है, ये भी कर लोगे ना, बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही प्यारा है। क्या कहता है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अब एक लाइब्रेरी है जो 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज लेती है, और फिर एडिशनल चार्ज लेती है हर डे उसके बाद। सरिता ने टोटल 27 रुपये दिए एक बुक के लिए, जिसने उसने बुक रखी थी 7 दिनों के लिए, जबकि सुशी ने 21 रुपये दिए, जबकि उसने बुक रखी थी कितने, 5 दिनों के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज को लेट कर लेंगे x से। तो भैया लेट कर लो, फिक्स चार्ज की वैल्यू कितनी है भैया, x है। हम लेट कर लेंगे कि जो चार्ज है, चार्ज पर फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का, हर एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो है y। हाँ भैया, तो बच्चे लोग देखो, सरिता ने 27 रुपये टोटल दिए, उसने बुक कितने दिनों के लिए रखी, 7 दिनों के लिए रखी। तो भैया पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, वो है हमने लेट किया है x रुपये है। हाँ भैया, तो पहले 3 दिन का मतलब सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखी, उसमें जो पहले 3 दिन थे उसके कितने पैसे लगे भैया, x रुपये लेके, क्योंकि फिक्स चार्ज था। बाकी के बचे भैया 4 दिन, तो हर 4 दिन में से हर दिन का प्राइस कितना लग रहा है, y रुपये। तो टोटल 4 दिन का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा भैया, 4 इंटू y। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये टोटल अमाउंट किसके बराबर आएगा, जितना सरिता ने पैसा दिया है। सरिता ने कितना पैसा दिया, 27 रुपये, तो 27 रुपये आंसर आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये बन जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। हाँ भैया, अब भैया देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि सुशी पेड ₹21 और उसने 5 दिन बुक रखे। तो 5 दिन बुक रखे, तो देखो 5 दिन बुक रखी है उसने, तो पहले 3 दिन का बुक का किराया तो हो गया x रुपये, और बाकी के जो 2 दिन बच गए, और हर एक दिन का हमें पता है किराया है y रुपीज़, तो 2 दिन का किराया हो गया 2y। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा, जितना सुशी ने टोटल पैसा दिया है उसको। टोटल पैसा कितना दिया भैया, 21 रुपये दिया, आंसर आ गया। लो सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या सॉल्व, या मैं ही करूँ, देखो क्या है भैया, x + 4y = पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ 27। हाँ भैया, दूसरी है x + 2y = 21। भैया प्लस से माइनस, माइनस प्लस से माइनस, ये तो कट जाएगा, ये होगा भैया 2y, ये बचेगा भैया 6, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 रुपये, है ना। हाँ भैया, अब जैसे y की वैल्यू यहाँ रखोगे x की वैल्यू आ जाएगी, देखो x + 4y है, 4 × 3 12 = 27, तो 27 में से 12 जाएंगे, कितना होगा भैया 8 8 7 15, तो x की वैल्यू आ गई 15 रुपये।
आ गया समझ में, बता दो आ गया ना। हाँ भैया समझ में आ गया, तो ये भी ईजी था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सर्कल टचेस 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो प्रूव हमें ये करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखो एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, फिगर पे मत जाना, पहले बता रहा हूँ, ऐसे में मेरा फिगर बहुत गंदा बनेगा। एक क्वाड्रिलेटरल में ऐसे सर्कल है, ठीक है यार, थोड़ा अच्छा बनाते आओ यार, थोड़ा सा तो अच्छा बनाए। ये टच करते हुए जा रहा है, मुझे पता है ये सर्कल नहीं है, लेकिन कोई बात, ये चार्ट साइड पे टच करते हुए जा रहा है। तो सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और जहाँ पे सर्कल टच कर रहा है ये E है, F है, G है और H है। अब भैया हमें क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD, भैया ये साइड प्लस ये साइड किसके बराबर है, भैया ये साइड प्लस ये साइड। कैसे करेंगे, देखो देखो बच्चे लोग, ये ABCD चारों एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए। तो इन चारों एक्सटर्नल पॉइंट से ये देखो हर दो ऐसे टेंजेंट बन रही है, देखो दिख रहा है, ये दोनों टेंजेंट बन रही है, दोनों ऐसे टेंजेंट बन रही है, ये इक्वल होगी दोनों चारों पॉइंट से। हाँ भैया, तो मैं लिख सकता हूँ, इक्वेशन बना सकता हूँ, कैसे भैया, देखो AE बराबर होगा AH, तो यहाँ से लिखो पहली इक्वेशन, AE बराबर होगा AH, ठीक है। फिर देखो लिख सकता हूँ BE बराबर होगा BF, हाँ भैया लिख सकते हो, तो आप लिख दो BE बराबर होगा BF। क्या अब मैं लिख सकता हूँ GC बराबर होगा ये CF, हाँ भैया लिख सकते हो GC बराबर होगा CF। क्या मैं अब लिख सकता हूँ DG बराबर होगा DH, हाँ भैया आप लिख सकते हो कि DG बराबर होगा DH। लिख देना, रीज़न लिख देना कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो दोनों इक्वल होती है, ये लिख देना आप लोग। हाँ भैया, तो भैया इन चारों इक्वेशन को नाम दे दो 1 2 3 एंड 4, इन चारों को ऐड करना है आपको, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों को ऐड करोगे तो चारों के LHS एक साथ ऐड हो जाएंगे। देखो ऐसे चारों के LHS ऐड हो जाएंगे और चारों के RHS साथ में ऐड हो जाएंगे। हाँ भैया बात तो एकदम सही बोल रहे हो, है ना। अब देखो भैया AE प्लस BE कितना होता है, पूरा AB बनता है, देख लो। तो भैया इन दोनों की जगह मैं AB लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखो भैया GC प्लस DG क्या बन रहा है, देखो GC किधर है, GC, और DG किधर है, ये रहा भैया, ये तो पूरा DC बन रहा है, तो लिख दो ना, DC लिखो या CD लिख दो आप। हाँ भैया, अब नेक्स्ट देखना भैया AH और DH मिलके क्या बन रहा है, क्योंकि प्लस है, तो AH प्लस DH मिलके बन रहा है AD, तो आप लिख दो इसकी जगह भैया AD। प्लस भैया BF प्लस CF मिलके क्या बन रहा है, BF प्लस CF मिलके क्या बन रहा है, BC, यहाँ पे लिख दो आप BC। ये हो गया प्रूफ, जो उसने पूछा था वो हमने करके दे दिया, ठीक है, हो गया। हाँ भैया ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, ट्रिग्नोमेट्री के इजी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के ये। देखो भैया क्या कहता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। कैसे लाए, देखो सबसे पहले आप LHS को सॉल्व करेंगे, LHS। देखो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन में साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर। हाँ भैया, अब भैया देखो एलसीएम लोगे अंदर, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। हाँ भैया, अब बच्चे लोग देखो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे बनेगा भैया साइन स्क्वायर का थीटा। हाँ भैया, इससे पहले मैं थोड़ा एक चाय की चुस्की ले लूँ, चाय बहुत ठंडी हो चुकी है पहले से, ठीक है। चलिए ठीक है, चाय पीते रहेंगे यार साइड साइड में। अब देखो भैया ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो भैया कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है आपको पता ही होगा यार कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। हाँ भैया फॉर्मूला होता है, तो भैया ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब भैया इसको देखो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर करके। हाँ भैया, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है भैया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो भैया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आगे जाके कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए 1 है, बी कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो बी स्क्वायर मतलब बी क्या होगा, कॉस थीटा होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस से एक कट गया, ऊपर 2 थे, एक कट चुका है, तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो प्रूव करना था, देख लो ध्यान से देख लो, यही तो प्रूव करना था हमें, देखो हाँ भैया यही प्रूव करना था, बस हैंस प्रूफ लिख देना। चलिए नेक्स्ट पे,
देखो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आनी चाहिए। देखते कैसे आएगी। देखो सेक ए को लिख सकते हो आप 1 अपॉन में कॉस ए, ऊपर बचा 1 अपॉन में साइन ए। देखो सेक ए को लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन 1 अपॉन में कॉस ए, यहाँ पे लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस ए, बस साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। टेन ए को लिख सकते हो साइन ए अपॉन में कॉस ए। मैं LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, 1 लेके आ जाऊँगा। अब देखो यार ध्यान से देखना भैया क्या। देखो बच्चे लोग जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा। देखो पहले ऊपर तो 1 माइनस साइन ए है ही है और नीचे ये कॉस ए है ही है। इनका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, नीचे तो कॉस ए बनेगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए बनेगा, है ना। हाँ भैया अब देखो ध्यान से, ये कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। हाँ भैया अब बच्चे लोग ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस का बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका मतलब a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी है साइन तो साइन स्क्वायर a। हाँ भैया नो प्रॉब्लम। अब बच्चे लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है भैया, कॉस स्क्वायर ए होता है, हमें फॉर्मूला पता है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, कटेगा आंसर 1 आ जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्लास 10 में, चक दे फट दे 100 आउट ऑफ 100 बेसिक में तो ठीक है। तो ये आ गया अपना 1, समझ में आ गया। हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए अब हमारा सेक्शन आई थिंक ये डी स्टार्ट हो चुका है सेक्शन, ठीक है। इसको भी कंप्लीट करते हैं फटाफट। क्या कहता है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है 360 किलोमीटर चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर ज़्यादा हो जाती है तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो देखो क्या करोगे आप, लेट कर लो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी स्टार्टिंग की, वह स्पीड ऑफ ट्रेन थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ भैया तो जब उसकी स्पीड x किलोमीटर थी पर आवर और वो इतने ट्रैवल कर रही थी इतनी डिस्टेंस, तो टाइम कितना लिया उस समय, तो भैया उस समय जो टाइम है उसको मैं t1 से नाम दे रहा हूँ। हाँ भैया तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया डिस्टेंस चली 360 और स्पीड उसकी थी x, यही टाइम आएगा। हाँ भैया एकदम सही है। तो भैया इसको कर दो ब्रैकेट के अंदर। हाँ अब भैया जब उसने स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी, पहले स्पीड x थी अब कितनी हो गई 5 बढ़ा दी, x प्लस 5 कर दी। हाँ भैया तो जब उसने स्पीड 5 कर दी तो वो क्या ले रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है उसी टाइम को ट्रेवल करने के लिए। तो मैंने कहा जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ गई तो डिस्टेंस तो वो उतनी ट्रेवल कर रहा है जितनी पहले कर रहा था, तो अब उसने कितना टाइम लिया, तो आप बोलोगे भैया T2 ने अब कितना टाइम लिया, कि देखो डिस्टेंस तो भैया उतनी ही चल रहा है लेकिन स्पीड 5 बढ़ा दी है, इसका मतलब पहले x थी तो अब x प्लस 5 हो गई है, तो ये ले लो T2। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि T1 टाइम ज़्यादा है या T2 टाइम ज़्यादा है। आप बोलोगे भैया T1 टाइम ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जब उसने स्पीड 5 बढ़ा दी थी तो वो 1 घंटा कम ले रहा है समय, कब, पहले से। तो भैया पहले का टाइम तो ये था, अब का टाइम ये है जब स्पीड बढ़ा दी, तो इस वाले टाइम में 1 घंटा कम है, किससे, इससे। तो कौन ज़्यादा हुआ भैया, ये ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब क्या है बच्चे लोग, देखो कि मैं T1 से माइनस करूँगा T2 तो मेरा डिफरेंस 1 के बराबर आएगा, क्योंकि 1 घंटा ही तो कम है। सपोज करो ये 4 घंटे ट्रैवल कर रही है तो ये 3 घंटा कर रही है, ये 5 कर रही है तो ये 4 कर रही है, मतलब जितना टाइम ये ले रही है उससे 1 घंटा कम ये ले रहा है। तो इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा तो एक ही तो आएगा हमेशा। हाँ भैया तो T1 माइनस T2 बराबर 1। T1 की वैल्यू है 360 बटे एक्स, T2 की वैल्यू है 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। सॉल्व कर लो, 360 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 बराबर 1। तो सॉल्व कर लो इसको, 360 एलसीएम लो, x प्लस 5 माइनस का x अपॉन में x प्लस 5 इंटू एक्स, एलसीएम लोगे इक्वल टू 1, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट हो गया। हाँ भैया तो ये बचेगा मेरे पास 360 इंटू 5 इक्वल टू, ये सब उधर मल्टीप्लाई होके बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। हाँ भैया 300 इंटू 5 150, 60 इंटू 5 1800, यहाँ पे तो 1800 आ गया। हाँ भैया ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। हाँ भैया तो ये बन जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भैया यहाँ से वैल्यू निकाल दो, सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a,
माइनस बी की वैल्यू 5 है तो ये होगा -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू माइनस का 1800 अपॉन 2 ए तो 1 है तो 2 ही लिख दूँ नीचे। हाँ भैया तो देखो क्या हो गया -5 प्लस माइनस, देखो ध्यान से भैया 25, ये माइनस प्लस, तो 25 प्लस भैया 4 इंटू 1800 कितना होता है 7200, 7200। हाँ भैया अपॉन में 2, इसको फर्दर सॉल्व करोगे -5 प्लस माइनस ये होगा 7225। हाँ भैया एकदम से बोले अपॉन में 2। अब भैया ये किसका स्क्वायर रूट होता है ये पता करना है, 7225 किसका स्क्वायर रूट होता है। तो देखो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है, वैसे निकलना चाहिए। देखो कैसे निकलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, पहले भैया दो के पेयर ले लो, ले लिए भैया। अब भैया ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करूँ तो वो 72 से छोटा है या 72 के बराबर आए। 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, तो भैया 8 कह रहा है, 8 8 इधर भी लिखना होता है, 64 इधर लिखना होता है, 8 आता है, 2 आता है, 5, ये पेयर मैंने नीचे उतार दिया। हाँ भैया एकदम सही हो गया, करेक्ट हो गया। हाँ भैया अब भैया देखो ये 8 और ये 8 कितना हो गया भैया 16 हो गया, 16 हो गया। अब मैं इस नंबर को, ये क्या नंबर था मेरा, ये नंबर था 16, 16 को किस नंबर से मल्टीप्लाई, किस यहाँ पे क्या नंबर लिखूँ कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो मेरा आंसर 825 आए या इससे छोटा आए। ठीक है बताओ कौन सा नंबर होगा। तो देखो आखिर में 5 है तो मैं 5 से करके देखता हूँ क्या आता है। 5 5 से 25, 5 6 से 30। हाँ भैया तो 30 प्लस 2 32, 5 1 जा 5 8 आ रहा है बराबर। 5 से मल्टीप्लाई करो बराबर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी 5 लिखो और यहाँ पे भी 5 लिखो, तो 825 करोगे इसका आंसर तो पूरा 0 आ गया। इसका मतलब कि ये एक 85 का स्क्वायर होता है, ये 7225। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे भैया -5 प्लस माइनस 85 अपॉन में 2। हाँ तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, -5 प्लस 85 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू आ गई -5 माइनस 85 अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 80/2 विच इज़ कितना आएगा 40, और यहाँ से x की वैल्यू -90/2 विच इज़ माइनस का 45। आप ये बात तो एकदम सही है, लेकिन भैया दिक्कत क्या है, हमारी x जो थी वो तो क्या थी स्पीड थी ट्रेन की। तो x अगर स्पीड है तो भैया स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ध्यान रखना। तो ये हम नहीं लेंगे, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है तो हमसे जो पूछा था कि स्पीड निकालनी थी ट्रेन की, उसको हमने x लेट किया तो x की वैल्यू क्या थी 40, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फाइनली आंसर आ चुका है, देख लेना। चलिए नेक्स्ट पे क्या कहता है, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड इतनी है स्टिल वाटर के अंदर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है देखो हमें ट्रेन की स्ट्रीम की स्पीड पूछी, स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता है, हम लेट कर लेंगे। आपको पता है कैसे होता है मोटर बोट वाले क्वेश्चंस, नहीं पता तो मैं भी वीडियो लेके आ रहा हूँ 2 दिन के बाद, देख लेना सारी वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। देखो देखो बच्चे लोग यहाँ पे 2 खेल होता है, एक होता है बोट का, एक होता है जो पानी होती है। ये 2 की स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो मैं अगर स्पीड ऑफ बोट को यू मान रहा हूँ, जो कि मुझे दे रखी है, ध्यान से देखो जो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 18 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा, सॉरी लाइट गिर गई थी, कच्चा सेटअप है अभी हल्का सेटअप है हमारा, इसलिए थोड़ा 1 सेकंड देना मुझे। ठीक है ओके। हाँ भैया अब देखो भैया स्पीड किसकी, स्ट्रीम की, स्ट्रीम किसको कहते हैं भैया धारा, इसकी स्पीड को मैं v ले रहा हूँ। हाँ भैया क्योंकि गिवन नहीं है इसकी तो v लेनी पड़ेगी। हाँ भैया तो देखो क्या कह रहा है कि उसको जो अगर बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है स्टील वाटर के अंदर, 1 घंटा ज़्यादा ले रही है अप स्ट्रीम जाने में, किससे डाउन स्ट्रीम से, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब अप स्ट्रीम जा रही है तो अभी 24 किलोमीटर आवर 24 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम जा रही है तो अभी 24 किलोमीटर जा रही है, डिस्टेंस सेम है दोनों केस में। हाँ भैया मैं पूछूंगा मेरे प्यारे बच्चों स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब है कि जो बोट और जो ये पानी की जो डायरेक्शन है, जो इस डायरेक्शन है वो दोनों क्या होती है डिफरेंट होती है। मतलब अगर पानी की डायरेक्शन इस तरफ है तो बोट की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब पानी यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है तो बोट इस तरफ जाना चाहती है, ये होता है अप स्ट्रीम वाला केस। तो इस केस में क्या होता है, ये जो स्पीड होती है ये माइनस होती है। कैसे भैया, बोट की स्पीड से
माइनस कर दो किसकी स्पीड भैया, अपने स्ट्रीम धारा की स्पीड। यार आप पानी का फ्लो इस तरफ है और बोट इस तरफ जाना चाहती है, तो कब जाएगी, जब बोट की स्पीड ज़्यादा होगी ना धारा से, तभी तो इधर फ्लो होगी। नहीं तो बोट की स्पीड कम हुई इस पानी से तो पानी तो उड़ा के ले जाएगा बोट को अपने साथ। हाँ भैया एकदम सही बोले। तो इस केस में स्पीड ये होती है माइनस हो जाती है। और स्पीड ऑफ किसकी भैया, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी भैया। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है आपकी बोट भी इधर फ्लो हो रही है, आपकी पानी की जो डायरेक्शन है वो भी इधर फ्लो हो रहा है, दोनों एक ही फ्लो में हो रहा है, तो स्पीड मिल जाएगी, दोनों एक साथ चलेगी, स्पीड तेज हो जाएगी आपकी, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कितना टाइम लेगा अप स्ट्रीम जाने में, टी यू लिख रहा हूँ। अप स्ट्रीम जाने में टोटल कितना टाइम लेगा भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। भैया डिस्टेंस कितनी है अप स्ट्रीम, कितना गई डिस्टेंस 24। भैया टाइम स्पीड कितनी है वो हमने अभी बताई अप स्ट्रीम की 18 माइनस वी। अब भैया डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लेगी टी डी। भैया डिस्टेंस तो वो 24 से ट्रेवल कर रही है, डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना हो गया 18 प्लस वी। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को क्या कहता है कि स्टील वाटर के अंदर 1 घंटा ज़्यादा लेती है अप स्ट्रीम जाने में। इसका मतलब क्या है कि अगर अप स्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगते हैं तो डाउन स्ट्रीम जाने में 3 घंटे ही लगेंगे। अगर अप स्ट्रीम जाने में 6 घंटे लगते हैं तो डाउन स्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगेंगे। मतलब वही जैसा हमने ऊपर किया था कि इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। हाँ भैया इसका मतलब देखो ये छोटा है, ये छोटा है। हाँ भैया देखो 1 आवर मोर ले रहा है इस बार, मोर ये बड़ा है इस बार, अप स्ट्रीम वाला टाइम बड़ा है, 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। हाँ भैया तो क्या करेंगे, अप स्ट्रीम वाले टाइम से माइनस कर देंगे ये वाला टाइम, कितना डिफरेंस आएगा, 1 आएगा। ये इक्वेशन बनती है, सॉल्व कर लो कितना आंसर आता है देखो। चॉइस 1/18 माइनस वी 1/18 प्लस वी इक्वल टू 1। सॉल्व करोगे चॉइस तो ये आएगा 18 प्लस वी, ये होगा माइनस के 18 प्लस का वी अपॉन में 18 माइनस वी इंटू 18 प्लस का वी। ये सॉल्व करोगे देखो -18 + 18 कट हो जाएगा, तो ये आएगा चॉइस इंटू 2v और ये हो जाएगा 18 माइनस का v इंटू 18 प्लस का v, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखो ये तो हो गया हमारे पास 48v, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का होता है 324 माइनस ये हो जाएगा v स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी v स्क्वायर प्लस का 48v माइनस का 324 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सीधा आचार्य लगा लो, लगा सकते हो तो सीधा आचार्य लगा लो। अगर कोई दिमाग में पड़ता है कि 2 टर्म निकाल सकते हो, आप कैसे निकालोगे? निकालना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ, निकालना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा बच्चे लोग। तो आप क्या करो, आप ऐसे ही करो यार, थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो देखो 240 नहीं जाते 16, देखो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो देखो 8 का मल्टीपल है, मुझे लग रहा है ये 8 का पक्का मल्टीपल है क्या? 8 से जाता है क्या 324? नहीं जाता ना, नहीं जाता 324 नहीं जाता 8 से, 8 से काटोगे 4 नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 4 से जाता है कितना 30 40 नहीं, 4 से भी फिर बड़ा हो जाएगा। तो अपन ये नहीं कर सकते क्या 12 से जाता है क्या? 12 2 24, 8 ने 4 84, 12 6 72, हाँ 12 से जाता है। तो 12 का कितने का मल्टीपल है देखना, 12 का कितना मल्टीपल है देखो, 12 इंटू 10 होता है 120, 240, 360, 360 का आधा करूँगा तो 420, नहीं है 12 से भी नहीं जाता है यार, 12 से भी नहीं जाता, मारो गोली। अपन ऐसे बड़ी क्वांटिटी में अपन सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। तो x, अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, एक बार लिख दिया था। तो माइनस बी कितना है भैया 48 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 48 का स्क्वायर कितना होता है करके देखना पड़ेगा भैया, याद नहीं है भैया। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 ने 6 38, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 16 3 19, 4 0 3 10 1 13, 2 3 0 4 होता है, 2 3 0 4 -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस का 324 अपॉन में 2a, ए की वैल्यू 1 है तो 2 ही लिख रहा हूँ। अब देखो भैया ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हाँ भैया तो 4 इंटू 324 कितना होता है करके देखना पड़ेगा, 324 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 4 3 जा 12, 1 2 9 6। तो देखना जैसे ये दोनों तो आपको पता है, ये दोनों मिलके इधर प्लस हो जाएगा, हाँ भैया फिर ये क्वांटिटी और इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आया 1296 ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो 2304 में से 1296 ऐड कर दो, ये होगा 10, ये भी होगा 10, 3 4, ये होगा 6 और ये होगा 3, 3600 आ जाएगा। इसका मतलब
कि एक्स की वैल्यू मैंने 2-3 स्टेप डायरेक्टली कर लिया आपके सामने कि अंडर रूट के अंदर 3600 अपॉन में 2 तो -48 प्लस माइनस किसका होता है 3600 किसका स्क्वायर रूट होता है 60 का होता है। हाँ भैया अपॉन में 2। हाँ भैया अब यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई -48 प्लस 60/2, एक आ गई -48 -60/2। इसका आंसर आएगा 6। इसका आंसर कितना आएगा 108। 108/2 मतलब -54। हाँ भैया अब भैया x फिर से जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि भैया x तो हमारा क्या है v, सॉरी ये v आया v, ये सारी v की वैल्यू है। ठीक है v में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी v की वैल्यू है। ठीक है हाँ भैया भैया v तो हमारी क्या है स्पीड है। तो भैया स्पीड कभी भी नेगेटिव तो आ नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव आती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भैया 6। तो इस जो ये v की स्पीड थी मेरे प्यारे बच्चों, ये जो v की स्पीड थी ये कितनी आ गई, ये आ गई भैया 6 किलोमीटर/आवर। ठीक है हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो बच्चे लोग ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, बीपीटी है यार हर बच्चे को आती होगी, मुझे पता है आप भी होते तो इसमें स्किप कर दे इस टाइम पे, क्योंकि बीपीटी है वही कह रहा है प्रूव लाइन ड्रॉन पैरेलल इंटरसेक्ट अदर टू साइड डिस्टेंट पॉइंट अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बरोबर है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मेरी बीपीटी वाली वीडियो देख लेना बच्चे लोग चैनल पर यार जाके। ठीक है अगर नहीं आता तो सबको आता है। ठीक है सबको आता है, मैं खुद कहता हूँ सबको आती है बीपीटी। हाँ भैया सबको आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये क्या कहता है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो भैया एक ट्राइंगल बना दो फटाफट से। चलो भैया पी, चलो भैया क्यू, चलो भैया आर। पी एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर। भैया एस पॉइंट इधर है, टी पॉइंट इधर है। ठीक है तो इन रेस्पेक्टिवली सच दैट पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन में एस क्यू किसके बराबर है पी टी अपॉन में टी आर। ओके भैया एंगल पी एस टी, ये वाला एंगल, तो इस भैया ये वाला एंगल के लिए इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो एंगल है किसके बराबर है पी आर क्यू के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है। हाँ भैया अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 है। हाँ भैया तो क्या कह रहा है पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल प्रूव करना है। पी क्यू आर एक आइसोस्केलिस ट्राइंगल प्रूव करना है। ठीक है भैया देखो यार बच्चे लोग, सबसे पहले हमें चीज़ जो गिवन है वो क्या गिवन है कि पी एस अपॉन में एस क्यू किसके बराबर है पी टी अपॉन में टी आर। तो ध्यान से देखना क्या गिवन है पी एस अपॉन में एस क्यू, पी एस अपॉन में एस क्यू बराबर पी टी अपॉन में टी आर। तो देखना इस ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो इक्वल है। ये पी क्यू और पी आर का दो साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है। तो कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी की मदद से मैं ये बता सकता हूँ कि ये जितनी लाइन होगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी। बोलो हाँ कि ना। हाँ भैया बात एकदम सही कह रहे हो, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी की मदद से ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो अगर ये चीज़ गिवन है तो यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर बाय कन्वर्ट्स ऑफ किसका बीपीटी की मदद से मैं ये कह सकता हूँ कि एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के। तो लिख दो यार एस टी क्यू आर के पैरेलल होगा हाँ भैया तो आपने लिख दिया ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अब ध्यान से सुनना, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो भैया जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ एंगल नंबर 2। तो ये सपोज करो ये एंगल नंबर 3 ले लो अभी। तो हमें ये भी चीज़ गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये एंगल बराबर ये एंगल है, आप देख सकते हो ये रहा। हाँ भैया अब भैया ये एंगल इस एंगल के पक्का बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो ये दोनों एंगल 1 और 2 कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2। रीज़न क्या लिख दोगे भैया कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सी ए। हाँ भैया बात एकदम सही बोली। अब देखो एंगल 1 बराबर है एंगल 2, एंगल 1 बराबर है एंगल 3। तो ये दोनों एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे। जरा इन दोनों इक्वेशन को देखो, इस 1 और 2 को। भैया एंगल 1 3 के भी बराबर है, एंगल 1 2 के भी बराबर है। तो देयरफॉर एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर भी होगा। हाँ भैया अब भैया आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो भैया इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो पी क्यू आर को, कि भैया आपने क्या प्रूव कर दिया इस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। जब भी एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। इसका मतलब ये वाली साइड बराबर ये वाली साइड होगी, पी क्यू बराबर पी का होगा। हाँ डेफिनेटली होगा भैया, यस भैया। तो देयरफॉर पी क्यू बराबर पी आर। रीज़न आप लिख सकते हो साइड में यार, कि क्या लिख सकते हो इफ इन ट्राइंगल 2 एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये लिख देना आप इधर छोटा मोटा रीज़न, ठीक है। अब भैया जब इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड बराबर है
ये दोनों साइड बराबर है पी क्यू बराबर पी आर। तो भैया ये तो आइसोस्केलिस ट्राइंगल हुआ ना। आइसोस्केलिस ट्राइंगल होता क्या है कि भैया जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो बस प्रूव कर दिया, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल। खत्म हो गया। हाँ भैया हो गया। चले नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। देखो, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द सेम ऑफ सिलेंडर। भैया सिलेंडर का शेप है विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक एट ईच ऑफ इट्स एंड। भैया दो हेमिस्फेरिकल दिख रहे हैं ऐसे से। हाँ भैया। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 40 mm। भैया पूरी की 40 mm दे रखी है। द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करता ये डायमीटर होगा, ये दे रखा है 5 mm। फाइंड इट सर्फेस एरिया। सर्फेस एरिया क्या होगा भैया, ये बाउंड्री वाला होगा पार्ट पूरा, ये बाउंड्री वाला पार्ट होगा। तो ध्यान से पहले समझो, ध्यान से पहले समझो, ध्यान से पहले समझना। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करता तो एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर, यहाँ से ज्वाइन करता तो ये पूरा एक हेमिस्फीयर। हाँ के ना। हाँ भैया। भैया यहाँ से लेके पूरी हाइट दे रखी है कितनी, 40 mm। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डायमीटर है ये दे रखा है 5 mm। हाँ भैया। अगर ये पूरी डायमीटर 5 mm है तो सपोज करो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस होगी। हाँ भैया। तो भैया ये रेडियस है और डायमीटर 5 है, तो ये कितना होगा भैया 2.5, आधा रेडियस। हाँ भैया। भैया जितना ये रेडियस होगा हेमिस्फीयर का उतना ही ये भी होगा रेडियस। हाँ भैया। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 2.5। सेम कंसेप्ट उधर लगाया, ये होगा ये भी 2.5, तो ये भी 2.5। हाँ भैया। अब भैया यहाँ से लेके यहाँ तक की ये टोटल लेंथ 14 है। उनमें से मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 है। तो भैया ये बची हुई कितनी होगी भैया, 14 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, मतलब 2.5 प्लस 2.5 5। हाँ भैया। उसमें से 14 में से माइनस कर दो तो यही बची हुई होगी। 14 में से 5 गए मतलब 9। इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 9 mm है। आगे समझ में। हाँ भैया। अब मुझे पूछा है सरफेस एरिया इन सब का, कैसे निकालूंगा सरफेस एरिया। भैया क्या करो, सरफेस एरिया आपको देखो अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये इतना सा पार्ट हो गया सिलेंडर, हाँ, और ये दो हेमिस्फीयर दिख रहे होंगे। हाँ भैया। तो पहले क्या करो भैया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर निकालो ये वाला। हाँ भैया। और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर निकालो, फिर उसको इंटू 2 करना, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है ना, सेम है। देखो रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस दोनों की सेम है। तो आप एक का सरफेस एरिया निकाल लो हेमिस्फीयर का, इंटू 2 कर दो तो इन दोनों का आ जाएगा। और हेमिस्फीयर मतलब सी एस ए निकाल लो इस सिलेंडर का, बस आ गया। दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, अगर आपको ध्यान से देखना, अब आप लोग ध्यान से देखना, अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है किसका, कैप्सूल का, तो किसके बराबर होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, हाँ, प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ भैया। सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h। हाँ भैया। प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया घुमावदार 2πr²। हाँ भैया। तो भैया देखो क्या क्या कॉमन आता है, मैंने कहा देखो रेडियस तो दोनों की सेम है भैया, जिसकी रेडियस इतनी ही हेमिस्फीयर की होगी उतनी सिलेंडर की होगी, दोनों की सेम होगी। तो भैया देखो 2πr कॉमन दिख रहा है मुझे तो। हाँ, तो यहाँ पे बचेगा h, हाँ यहाँ पे 2 एक बचेगा क्योंकि 2 इंटू 2 था, πr 2r बचा। हाँ भैया सबकी वैल्यू रख दो, पाई लेने को कुछ बोला है ना लेने को बोला है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी भैया, 5 तो डायमीटर है, रेडियस हो गई 5/2। हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी भैया, सिलेंडर की हाइट उतनी होगी जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो यहाँ तक 9 थी, तो 9 प्लस 2 इंटू 5/2 रेडियस। हाँ भैया। 2 से 2 कट, 2 से 2 कट। हाँ भैया कितना आएगा, 22 इंटू 5 कितना होता है भैया, 110/7 इंटू भैया ये बचा हमारे पास 9 + 5 14, तो ये हो जाएगा भैया 110/7 इंटू 14, आंसर आ जाएगा 2। तो 110 इंटू 2 आंसर आ गया 220। क्या एरिया है, तो एरिया की यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। आके ओके ओके नाको, कोई टेंशन तो ना है ना। अब यार कोई टेंशन नहीं, इजीली समझ में आ गया, कैप्सूल वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी लेवल का। चलिए अब आ गया हमारा प्यारा सा गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा होता है। क्या कहता है गुलाब जामुन वाला, देखो अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम।
एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर जो शुगर सिरप मतलब लिक्विड होता है, या शक्कर वक्कर, आपने शुगर सुना है, शक्कर उसका लिक्विड होता है, झोल होता है उसके अंदर लिक्विड जो मिठास देता है। तो एक गुलाब जामुन के अंदर जितना उस गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम है, उसका 30% क्या है, वो शुगर सिरप है। हाँ भैया, तो फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो वो 45 गुलाब जामुन में टोटल कितना सिरप होगा ये बताना है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और हर कैसा शेप है, एक सिलेंडर है, 2 हेमिस्फेरिकल शेप है, जैसे 2 हेमिस्फेयर मतलब ऐसा सेम सेम ऐसा एक गुलाब जामुन है जो ऊपर दे रखा था। हाँ भैया, बात एकदम सही है। जिसकी लेंथ दे दी, मतलब हाइट दे दी उस गुलाब जामुन की, मतलब पूरे गुलाब जामुन की लेंथ दे दी, और डायमीटर इतना दे दिया। कैसे करोगे? देखो भैया, पहले तो फिगर बना देते हैं। सपोज करो ये हमारा सिलेंडर है, एकदम बनाना फिगर अच्छा बनाएंगे। देखो फिगर से ही समझ में आता है, पहले बता रहा हूँ। ये हमारा एक पीस ऑफ गुलाब जामुन पहले बनाते अपन। ये सपोज करो बना दिया। ऐसे इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, यहाँ से ज्वाइन करो, फिगर पे मत जाना है, ठीक है। वो सेम फिगर बनेगा, यहाँ से ये क्लोज कर दो, यहाँ से ये क्लोज कर दो, कर दिया। हाँ भैया, अब हमें क्या निकालना है भैया, इसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है 5, और डायमीटर 2.8 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 2.8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.8 है। वही क्वेश्चन है, सेम केस। अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये पूरा 2.8 है, तो रेडियस 1.4, रेडियस 1.4, तो भैया ये भी रेडियस 1.4, भैया ये भी रेडियस 1.4। भैया यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी भैया, टोटल में से माइनस कर दो इन दोनों को ऐड करके, तो 5 टोटल थी, 1.4 1.4 2.8, तो 5 में से 2.8 जाएगा, तो भैया यहाँ से बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2.8 गया, तो 2.2 बची। हाँ भैया, सिंपल हो गया, कोई डाउट ना भैया। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप था। तो पहले हम एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एक गुलाब जामुन के अंदर, इस गुलाब जामुन के अंदर टोटल शुगर सिरप कितना है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस गुलाब जामुन का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप है एक गुलाब जामुन के अंदर। तो सबसे पहले इस गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे भैया, देखो भैया, अगर मुझे इस वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में प्लस करना पड़ेगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का। हाँ भैया, बात एकदम सही बोली। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ भैया, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना, देखो स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बस सबकी वैल्यू गिवन है, रख दो यार। देखो पाई की वैल्यू कुछ रखने को बोली नहीं, 22/7 ले लो। तो पहले तो कॉमन ही ले लो ना, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। हाँ भाई दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे, यहाँ बचेगा एच, प्लस जैसे ही पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो देखना ये बचेगा 4/3 आर। हाँ भैया, पाई की वैल्यू रखोगे 22/7। रेडियस देखो, रेडियस कितनी थी भैया, रेडियस है 1.4। सिलेंडर और इस हेमिस्फेरिकल का दोनों की रेडियस सेम होगी 1.4, तो 1.4 टोटल कितनी थी, टोटल 2.8 थी, तो 1.4 ले लो यार, कोई माता ऐसी बात नहीं है। स्क्वायर है तो 1.4 इंटू एच की वैल्यू, एच क्या है, सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक वाली सिलेंडर की हाइट होगी 2.2, तो 2.2 प्लस 4/3, रेडियस कितनी है 1.4। कैलकुलेशन करनी है, देखो 10 10 2 है ना। हाँ भैया, बात एकदम सही बोली। अब देखना क्या बचा ऊपर, 22 इंटू 2 इंटू 14/100 हो गया। हाँ, अब इसको सॉल्व करो, इसको 2.2 को लिख सकता हूँ 22/10। हाँ भैया, इस पॉइंट हटा, नीचे 10 आएगा। हाँ भैया, अब देखो कुछ कटता है क्या, कुछ कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो ऐसे ही रहने देना। देखो क्या भैया, प्लस का 4 इंटू 14 कितना होता है, 4 10 40, 16 56, तो 56 अपॉन में 30 इंटू 10 30 हो गया। 10 कॉमन ले लो नीचे से, 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन में 100 था, यहाँ से 1/10 कॉमन लोगे बार, तो यहाँ बचेगा 22 प्लस 56/3। हाँ हाँ भैया, एलसीएम ले लो यार फटाफट से। तो देखो 22 इंटू 2 44, 44 मैं कहता हूँ इसको ऐसे ही रखो 1 मिनट, बाद में क्या पता कट जाए। और ये नीचे हो जाएगा अब 1000, 100 इंटू 10 1000 हो गया। अब देखना
22 का जब एलसीएम लोगे तो नीचे 3 आएगा, और 3 इंटू 22, 22 44, 44 और 22 66 होता है। तो ये 66 यहाँ पे 66 आएगा, प्लस करोगे इस 56 के साथ तो कितना होता है करके देखना भैया, थोड़ी तो कैलकुलेशन होगी। 66 प्लस 56 12, 6 ने 7, 7 ने 5 12, 122, यहाँ आ गया 122। हो गया? हाँ भैया, अब देख लो कुछ करता है क्या? ना भैया कुछ भी ना करता है। तो देखो वॉल्यूम तो इतना आएगा भाई, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आएगा, ये पूरा आएगा। अब इस पूरे गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% क्या है, लिक्विड स्वरूप है। तो भैया हम क्या निकालेंगे, लिक्विड शुगर सिरप, या शुगर सिरप लिख दो ना, शुगर सिरप लिख दो इन 1 गुलाब जामुन। तो यहाँ पे लिखो भैया कि जो आपका शुगर सिरप होगा इन 1 गुलाब जामुन, वो कितना होगा भैया, 30%, मतलब 30/100 किसका, इस वॉल्यूम का टोटल, जो कि कितना था 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन में 1000 इंटू 122 अपॉन में 3। भैया ये होगा एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप। अब इसको निकाले कैसे भैया, ये बात आ गई मेन। देखो भैया अब करेंगे कैलकुलेशन। देखो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा, तो नीचे तो क्या बचा, 3 ने 1 4 0। ठीक है? हाँ भैया, अब मल्टीप्लाई करो। 22 इंटू 2 होता है 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो 44 इंटू 14, 4 4 16, 4 4 16 ने 1 17, 4 और 4 6, 7 4 11, 5 6, ये होगा 616। अब इतनी सी कैलकुलेशन करने के बाद 616 आ चुका है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 122 से। तो 616 को 122 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 12, 2 1 2 ने 3, 2 6 12 इंटू 2 6 12, 1 ने 2, 2 1 2, 2 1 2 कितना आएगा 3। हाँ भैया 2 6 12, ये तो वापस ये आएगा ना, मैं कैसा नालायक हूँ। ये 616। अब करो ऐड, 2 5 6 3 9, 9 ने 2 11, 1 2 3 4 5 और 6 ने 1 7। भैया ये आएगा इसका आंसर 75152। हाँ भैया बात तो एकदम सही बोली है आपने एकदम बात सही बोली है भैया। हाँ भैया एकदम सही बोली। अब 4 0 है तो भैया यही आ रहा है ना, 51 एकदम सही आ रहा है ना। हाँ भैया एकदम सही आ रहा है, 75,152 एकदम करेक्ट बोले, मतलब इसका 30% इतना आ रहा है। नहीं, इसका 30%, इस टोटल का 30% कह रहे हो ना, ठीक है। तो देखो अब ये तो हो जाएगा कितना, 7.51 समथिंग, क्योंकि नीचे 4 0 है ना, 4 0 है तो 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर। हाँ भैया बात एकदम सही। तो ये तो क्या आया भैया, ये तो आया मेरे एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है। ऐसा का ऐसा 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, ये कैसे निकालोगे। तो भैया इसको मैं थोड़ा नीचे दे रहा हूँ फिगर को। तो अगर मुझे 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, क्या निकालना पड़ेगा, मतलब शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स। तो कितना आएगा भैया, ये आएगा 7.51 इंटू 7.51 इंटू 45 कर दो। एक गुलाब जामुन के अंदर इतना वॉल्यूम है शुगर सिरप का, तो 45 में कितना होगा इंटू कर देना भाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा करके देखना एक बार, कितना आएगा भाई। ये पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लिख देना। ठीक है, नीचे पॉइंट हटाओगे, नीचे 100 लिख देना। हाँ भैया 751 को 45 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखो। 5 एकम 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 ने 2 37, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 28 ने 30, 5 9 7 3 3 3 3 7 9 5, 3 3 7 9 5 अपॉन में क्या करोगे, शतक। हाँ भैया, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 पॉइंट हटोगे तो क्या आएगा 337.95 है ना। हाँ भैया 338 आंसर आ रहा है। तो मैं एक सेकंड चेक करके बता रहा हूँ ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है। मुझे नहीं पता ये करेक्ट है कि नहीं है, मैंने कैलकुलेशन की है नॉर्मल, जिस तरह से क्वेश्चन था कंसेप्ट समझा के मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब मैं ये चेक करने वाला हूँ क्या ये सही है कि नहीं, तो मुझे एक सेकेंड देना, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, मैं देख के आता हूँ। तो बच्चे लोग एकदम करेक्ट है अपना। हमको क्या बोला था, अप्रोक्सीमेट बताना था ना, अप्रोक्सीमेट पूछा था ना। देखो फाइंड द अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 337.95 है। तो अप्रोक्सीमेट क्या लिख दोगे इसको 338।
अब वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट आती है, देख लो यूनिट किस में, सेंटीमीटर में है, किस में, सेंटीमीटर में है, तो भैया सीधा सेंटीमीटर क्यूब लिख देना, आंसर आ जाएगा। ये एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यार भैया, ये भी आप कर सकते हो भैया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मेथड है, सबको आता है भैया, हम सबको आता है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। मीन निकालना है भैया, डायरेक्ट मेथड से निकाल लूँगा, क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे भैया, सबसे पहले तो आप निकालोगे एक्स आई, फिर एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको सम करोगे, फिर सारी फ्रीक्वेंसी को सम करोगे, फिर इसकी समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई करोगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल यार, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हो, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना ऐसे क्वेश्चन पे, क्योंकि एग्जाम के जब एक दिन पहले होगा ना, या एक दिन पहले, उस समय क्या करना, ऐसे सारे क्वेश्चन एक एक बार हाथ से करके रख देना, क्योंकि मेथड है, रटाफिकेशन है, मेथड याद हो गया, कंप्लीट है, खत्म हो गया, मीन मीडियन मोड ईजी है, ये आप खुद कर सकते हो बच्चे लोग, ठीक है। तो स्किप कर रहा हूँ मैं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आंसर मुझे बता देना, ठीक है, आप चले वहाँ पे नीचे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना। देखो, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लोस कॉस्ट ऑफ मैन पावर, ठीक है, ये छोड़ो, इतनी बातें, यहाँ पे आओ। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर, इट प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6 ईयर एंड इतने सेट्स इन 9 ईयर, तो इन विच ईयर द प्रोडक्शन इतना होगा, किस साल के अंदर हमारा प्रोडक्शन इतना होगा, ठीक है। तो देखो अपन को क्या दे रखा है, मुझे पता चल गया, देखते ही एपी का क्वेश्चन है, मुझे पता चल गया 6th ईयर में इतना था, मतलब ए 6th में कितना था, 16,000, और मुझे पता चल गया कि ए 9th में कितना था, 22,600, तो ए 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 5D बराबर 16,000, ए 9 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 8D बराबर 22,600, दोनों को सॉल्व कर लो, इक्वेशन को, ए और डी की वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो ये हो गया 16,000, ए प्लस 8D, ये हो गया 22,600, 600 होल अपॉन प्लस माइनस प्लस का माइनस कट हो गया, माइनस का 3D, 22,600 में से 16,000 चले गए, 6,600, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 3 से काटोगे 2 2 0 0, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई भैया 2200, हाँ भैया डी की वैल्यू 2200 आई, इसमें रखो ए की वैल्यू निकालनी अपन को, तो ए प्लस, जैसे डी 2200 रखोगे तो 5 इंटू 2200 कितना होगा, 10,000, 11,000, 11,000 इक्वल टू हो गया 16,000, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5,000, ए आ गया, डी आ गया। क्या पूछा है, किस साल में ये प्रोडक्शन 29,200 हो जाएगा, तो मुझे पता है ए एन का फॉर्मूला लगेगा इधर, ए प्लस एन माइनस 1D, ये लगेगा। ए एन आपको दे रखा है कितना, 29,200, 29,200 है ना। ए की वैल्यू पहली टर्म आपने अभी निकाली, इस ए पी की 5,000 प्लस एन आपसे पूछ रहा है, डी की वैल्यू अभी निकाली 2200, हाँ, तो 5,000 इनमें से चले गए तो कितना बचेगा भैया, 24,200, अपॉन में आ जाएगा ये 2200 जो वहाँ पे है, और इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1, 0 से 0, 0 से 0, 2 से 11, 2 से 1, 2 1, 11 से भी जाता है 11, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 12, इसका मतलब 12th ईयर में। हाँ भैया नेक्स्ट देखो, फाइंड द प्रोडक्शन इन द 8th ईयर, 8वें ईयर में कौन सा प्रोडक्शन होगा, तो ये तो पहले का हो गया। अब 8वें ईयर में तो मतलब A8, ए प्लस 7D, ए की वैल्यू 5,000, 7 डी की वैल्यू 2200, तो ये हो गया 5,000 प्लस 7 इंटू 2200, 7 इंटू 2 तो हो गया 14, मतलब 14,000, और 7 इंटू 2 मतलब 1,400, तो 14,000 प्लस 1,400 कितना होता है भैया, ठीक है 15,400, इन दोनों को ऐड करोगे तो 19,400, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ भैया नेक्स्ट देखो, फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, तो भैया सम का यूज़ आएगा इधर, सम का यूज़ आएगा, S3 निकालने को बोल रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 3/2, ए कितना है, ए 5,000 था इस एपी का, n 3 है तो 3 माइनस 1, डी कितना है 2200, बस सॉल्व करो आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 2,500, हाँ इंटू देखो 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, ये 2 सपोज करो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे प्लस में 2200 ही बचेगा। हाँ भैया 2 से 2 काट दो, ये 3 हो गया, 2,500 प्लस 2,200 कितना होता है 4,700। हाँ भैया अब 4 से 3 करोगे तो 12,000, 7 से 3 करोगे 2,100, तो 12 2,100 14,100, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट,
ध्यान रखना। ठीक है, इतना हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट पे क्या कहता है, फाइंड हो गया, ये हो गया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन इन 7th ईयर एंड 4th ईयर। 4th ईयर और 7वें ईयर का कितना प्रोडक्शन का डिफरेंस निकालो। तो 4th ईयर और 7वें ईयर का निकालना है, तो पहले A4 निकालो, कितना आएगा A + 3D। ए की वैल्यू 5000, 3 इंटू डी की वैल्यू 2200। ठीक है, तो ये होगा भैया 5000 + 3 इंटू 2200 कितना होता है 6600। हाँ भैया ये आएगा भैया 11600। हाँ भैया एकदम सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अब है A7 भी निकालना है आपको। A7 की वैल्यू होती है A + 6D। ए की वैल्यू कितनी है भैया 5000 + 6 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 2200। हाँ भैया, तो 5000 + 6 इंटू 2200 कितना होता है देखो 12000। हाँ 2 से करूँगा तो 12000 और 200 से करूँगा 1200। तो 12000 और 1200 कितना होता है 1300। कितना होता है, अरे 12000 13200। हाँ भैया एकदम से बोले। इनको ऐड करोगे कितना आएगा भैया 18200 आएगा। ये आंसर आएगा A7 का। हाँ भैया, अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कितना है, तो भैया कुछ नहीं, जो A7 आया उसमें से माइनस कर दो A4। तो 18200 में से माइनस कर दो 11600, कितना आएगा कर लो। 6600 आएगा, 6000 यही आएगा। 12000 6000 जुड़ेंगे, 200 ये जुड़ेंगे, 400 ये जुड़ जाएंगे, 6600 एकदम सही है। तो ये खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर, आपका जो केस स्टडी पहला है वो। ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, ये आप बच्चे निकाल सकते हो। आलिया एंड सगुन ये कर रहे हैं, अनदर सिटी ये फलाना, कुछ नहीं दे रखा है, स्कूल सगुन ए सगुन हाउस ये कुछ नहीं। ठीक है, अब देखना भाई पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा। आलिया का हाउस और सगुन हाउस ऐसे दे रखा है, तो पता करो A B C में से कौन सा आलिया का हाउस है। देखो आलिया हाउस इज एट A, भैया ये आलिया का हाउस है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे लिख देंगे आलियास हाउस, AH लिख दो। फिर सगुन हाउस एट B पे लिख देंगे सगुन का हाउस SH। और C पे लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी। ठीक है भैया, अब क्या कह रहा है, हाउ फार इज़ द आलियास हाउस फ्रॉम सगुन हाउस। भैया सगुन हाउस और आलिया हाउस की डिस्टेंस निकालो कितनी होगी, ये निकालना है। इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है ये निकालो। तो भैया पहले तो सबके कोऑर्डिनेट पता कर लो। तो देखो A का कोऑर्डिनेट कितना, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो ये हो गया 2,3। हाँ भैया ये कितना है 2 ये 1, तो भैया ये हो गया 2,1। हाँ भैया फिर ये कितना है 4, ये कितना है 1, तो लाइब्रेरी का हो गया 4,1। अब आपको AB की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला इजी निकाल के आप खुद कर सकते हो यार, है ना। AB निकालना है ना, AB निकाल लो बस। AB क्या है फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे आप ये लगाओगे तो क्या बनेगा, देखो ये x2 y2 होगा, ये x1 y1 होगा, तो 2 में से 2 चले जाएंगे तो 0 ही बचेगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, कोई मतलब नहीं। 1 में से -3 करोगे तो कितना होगा -2, मतलब -2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा प्लस का 4। तो मतलब बेसिकली अगर AB की डिस्टेंस निकालोगे √4 2 आएगी। ये लो पहले का आंसर, ईजी है। हाँ भैया नेक्स्ट देखो, हाउ फार इज़ द लाइब्रेरी फ्रॉम द सगुन हाउस। सगुन हाउस से लाइब्रेरी कितना दूर है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है। अब आप निकाल लो BC, सिंपल से जैसे पहले निकाला था वैसे BC निकाल लो। अब फॉर्मूला तो ऊपर वाले लगेगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो देखो 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पे 4 लिख दो। नेक्स्ट देखो भैया y2 है 1, y1 है 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 खत्म, तो 0, इसकी वैल्यू भी √4, इसकी भी वैल्यू 2 आएगी, तो BC की वैल्यू भी 2 आ गई। हाँ भैया अब नेक्स्ट देखो, सो डैट फॉर सगुन, शो करना है हमें कि सगुन के लिए स्कूल इज़ फार्दर कंपेयर टू आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी। स्कूल किधर है, स्कूल किधर, लाइब्रेरी स्कूल किधर थी, देखना एक बार। आलिया एंड सगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट एंड सगुन हाउस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विद अनदर स्ट्रीट ऑन विच देयर इज अ लाइब्रेरी। ठीक है, दे बोथ स्टडी इन द सेम ग्राउंड दैट इज नॉट फार फ्रॉम सगुन हाउस। सपोज द स्कूल इज सिचुएटेड एट द पॉइंट O पे स्कूल है हमारी, ध्यान रखना। हाँ तो क्या बोल रहा है, ये शो करके बताओ कि फॉर सगुन
शगुन के लिए स्कूल इज़ फार्दर, स्कूल इज़ फार्दर, शगुन के लिए स्कूल इज़ फार्दर कंपेयर टू आलिया हाउस, फर्दर मतलब बहुत पास में है, कंपेयर करते हैं आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी से। तो अब कैसे करोगे भैया, आप क्या करो, ये तो ओ है, ओ मतलब ओरिजिन है, तो इसका पॉइंट तो 0,0 ही होगा। हाँ भैया, अब आप क्या करोगे, पहले ये ओ बी डिस्टेंस निकालो, हाँ, फिर आप ओ ए की डिस्टेंस निकालो, हाँ, फिर आप ये ओ सी की डिस्टेंस निकालो, हाँ भैया, और देख लो सबसे कम डिस्टेंस इसकी आएगी ओ बी की। हाँ भैया, तो भैया आप निकाल लोगे ना, ईजी है। देखो भैया, ओ बी की अगर डिस्टेंस निकालता हूँ मैं, कितनी आएगी, देखो भैया, ये तो 0,0 है ये, ठीक है। हाँ भैया, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 का स्क्वायर 4, और 1 में से 0 माइनस करोगे 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा √5, ये आएगा 4 + 1, आंसर आएगा √5। हाँ भैया, अब देखो ओ ए की डिस्टेंस निकालोगे, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 0 माइनस करोगे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 4 √13 आएगा, सिंपल। तो अगर आप ओ ए का डिस्टेंस निकालोगे तो 4 + 9 विच इज़ 13 रूट के अंदर। हाँ भैया, फिर आप ओ सी निकाल के देखोगे, तो भैया देखो 4 में से 0 गए, 4 का स्क्वायर 16, 1 में से 0 गया 1 का स्क्वायर 1, तो 16 + 1 √17 आएगा, किसका, ओ सी का। हाँ भैया, √17। अब आप देख लो यार, इनमें से सबसे छोटा तो यही दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये समथिंग होगा 2 पॉइंट समथिंग के होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो जस्ट 5 उसके क्लोज है, 2 पॉइंट समथिंग के होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, हाँ, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, हाँ, तो ये उसके बीच में है, 9 और 16 के बीच में कहीं ना कहीं, तो कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो ये तो ज़्यादा है, और ये तो उससे भी ज़्यादा होगा, √17 है, फिर सबसे कम यही है, ठीक है, ये पूछ रहा था। अब क्या कह रहा है, सो डेट आलिया हाउस, सगुन हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर एन आइसोस्केलेस राइट ट्राइंगल। क्या कह रहा है, अब आप इनको तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो और ये बताओ कि ये एक ए बी सी आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। भैया बता देंगे, ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, भैया ए बी की वैल्यू 2 आई थी, भैया बी सी की वैल्यू कितनी आई थी, भैया बी सी की वैल्यू भी 2 आई थी। अब आप ए सी की वैल्यू तो निकाल के देखो पहले कितनी आती है, तो ए सी की निकालोगे तो देखो मैं यही निकाल देता हूँ, रेड पेन से देखना, इसी पे ए सी की निकालोगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। हाँ भैया, 4 - 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, +1 - 3 - 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आंसर कितना आएगा भैया, ये आएगा 8 और ये आएगा 2√2। हाँ भैया, तो ध्यान से देखो, ए बी की वैल्यू 2 आई थी, देख लो, बी सी की वैल्यू भी 2 आई थी, देख लो, लेकिन ए सी की वैल्यू अलग आ रही है। हाँ, तो भैया ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, राइट एंगल ट्राइंगल देखो, देखना ध्यान से, राइट एंगल क्या प्रूव करना, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देखो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई 2, इसकी वैल्यू कितनी आई 2, इसकी कितनी आ रही है 2√2। तो देख लो भैया कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसे पता करते हैं, भैया ये देख लो, किसी भी एक साइड का स्क्वायर क्या दूसरी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। तो देखो मैं पहले ए बी का स्क्वायर करता हूँ, ए बी का स्क्वायर कितना होगा, भैया ए बी है 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर मैं बी सी का स्क्वायर करता हूँ, भैया बी सी की वैल्यू भी 2 आई थी, उसका स्क्वायर करोगे 4, भैया मैं अब ए सी का स्क्वायर करता हूँ, तो ए सी का स्क्वायर कितना आया था, ए सी की वैल्यू आई थी 2√2, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 8। अब देखो इस साइड ये जो है ये किसके बराबर है, दिस प्लस दिस, तो हो गया ना राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है ना भैया, कि इस साइड का स्क्वायर करोगे तो किसके बराबर आएगा, दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर, आ गया आंसर। ठीक है, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। हाँ भैया बहुत ईजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बहुत ईजी ये भी। देखो लैंग्वेज पढ़ो तो पढ़ लो, वैसे ऐसे क्वेश्चन तो आप हमेशा चटकाते हो एकदम तोड़ के, ध्यान से समझना। देखो, अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, बॉय इधर खड़ा है, ही ऑब्जर्व दैट द बोट पी एंड बोट क्यू आर अप्रोचिंग लाइट हाउस, ये लाइट हाउस के करीब आ रही है, ऐसे और ऐसे, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है। ही फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट पी 45 है, देखो ये 45 डिग्री दे रखा है, एंड डिप्रेशन ऑफ क्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री। ही ऑल्सो नोट दैट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये 100 दे दी, 100 दे दी, ये देखो। हाँ भैया, क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए पी डी। देखो बच्चे लोग, सबसे पहले तो दिमाग लगाओ थोड़ा, मैंने कहा क्या भैया, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, भैया पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भैया ये 30 है तो ये भी 30 होगा, भैया पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो पता है भैया, बच्चे को पता होता है जो भी ये चैप्टर पढ़ता है। हाँ भैया, हमें पूछा है एंगल ए पी डी कितना होगा, ए पी डी कितना होगा 45, आंसर आ गया पहला ही 45। अब देखो इफ वाई ए क्यू इक्वल टू 30 है, कहाँ है वाई ए क्यू 30 है, देन ए क्यू डी इज ऑल्सो 30, ए क्यू डी मतलब ये वाला भी 30 होगा, क्यू
भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिंपल से क्या रीजन लिख दोगे भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ भैया नेक्स्ट देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी। पी डी किधर है भैया, पी डी ये लेंथ निकालनी है। हाँ तो देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ भैया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है, मुझे पता है भैया ये वाला एंगल जो होता है ना ये 90 डिग्री होता है। हाँ भैया तो भैया इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं tan 45 लगाना चाहता हूँ क्योंकि एंगल दे रखा है 45। तो tan 45 क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन में होता है बेस। हाँ भैया लगाओ। तो देखो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर लगाता tan 45 जो कि होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है भैया 100, बेस कितना है भैया PD, ये तो निकालनी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 बराबर 100 अपॉन में PD, और PD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 100। आ गया आंसर, ईजी। हाँ भैया नेक्स्ट देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ DQ। भैया DQ की लेंथ निकालनी है, सेम कंसेप्ट लगेगा। अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, अब मैं tan 30 लगाऊंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब लगाऊंगा मैं tan 30, परपेंडिकुलर तो 100 ही होगी, बेस आपकी DQ हो जाएगी। देख लेना फिगर में, देख लो, ये लो जूम कर दिया मैंने, देख लो परपेंडिकुलर 100, DQ कितनी है, DQ ही निकालनी है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1 में √3 बराबर 100 अपॉन में DQ। तो DQ की वैल्यू आ गई 100√3। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो फाइनली ये पूरा पेपर हमारा कंप्लीट होता है बच्चे लोग यार, फाइनली। ठीक है, मैंने तो बहुत जल्दी किया क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। अगर 2 क्वेश्चन करते तो मिनिमम टाइम 2.5 घंटे लगता है बेसिक पेपर को सॉल्व करने के। वो तो मैंने आपको ये समझाया तो मुझे 2.5 घंटे लग गए। अगर किसी बच्चे को मेरे जैसी मैथ्स आती होगी, एकदम तैयारी फुल होगी, तो ये पेपर 2 घंटे से 2 या 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। फटाफट करो, सॉल्व करो। ये तो मैंने एक एक अक्षर आपको समझाया है। ठीक है, तो फाइनली ये पेपर खत्म हो चुका है। और भी जिसका भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, चाहे बेसिक के बच्चे हो या एडवांस के बच्चे, मतलब स्टैंडर्ड के बच्चे हो, मुझे बता सकते हो अपने गौरव भैया को। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। ठीक है बच्चे लोग, टेलीग्राम को चैनल फॉलो कर लेना, इंस्टा पे फॉलो करना चाहो तो कर लेना गौरव भैया को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।